बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे ख़्याल है बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने शायद बजट और इकनॉमिक्स के बारे में उतना नहीं किया होगा, तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी, लेकिन ये जो बेसिकली ये लेक्चर है, ये पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर है। लेकिन क्योंकि ये पोस्ट बजट सेमिनार है तो थोड़ा सा हम बजट्स के हवाले से शुरू करते हैं। अभी क्योंकि रिसेंटली बजट पाकिस्तान का प्रेजेंट हुआ है, तो मैंने कहा कि हम शुरू में ना बजट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि ये जो मसाइल हैं उनकी क्या वजह है एक्चुअली, और फिर ये कि उसका सल्यूशन क्या है और पाकिस्तान के इन हालात में आइडियल बजट होना क्या चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए कि जो टैक्सेस हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक टैक्स ये होता है जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, वो किसी की वेल्थ के ऊपर और या इनकम के ऊपर लगता है। अच्छा, वेल्थ पे दुनिया भर में जो है वो टैक्सेशन इस वक्त नहीं है, मतलब जनरली वेल्थ के ऊपर नहीं है। वेल्थ बेतहाशा हालांकि जमा भी हो रही है, कंसनट्रेट भी हो रही है, लेकिन वेल्थ के ऊपर टैक्सेस नहीं है। इनकम के ऊपर टैक्सेस होते हैं और इनकम पे टैक्सेस, वो टैक्सेस अच्छे समझे जाते हैं कि जो ज़रा प्रोग्रेसिव हों दुनिया के अंदर में। अभी हम अपनी बात हम बाद में करेंगे कि दुनिया में होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे आपके टैक्स का रेट जो है वो बढ़ रहा हो। तो पाकिस्तान के अंदर जो इनकम के टैक्सेस हैं वो क्या कहते हैं 5-10% से शायद शुरू होते होंगे, मैक्सिमम 35% तक के जाते होंगे। किसी एक खास इनकम के ऊपर 35% भी टैक्स देना पड़ रहा होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम के ऊपर होता है, जिसको समझा जाता है कि इनकम ये बेहतर टैक्स है। अच्छा, दूसरा जो टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हमारे यहाँ आप जो भी दुकान पर जाते होंगे, आपने फॉर एग्जाम्पल एक साबुन ख़रीदा, तो उस पर हर जो है वो साबुन की टिकिया के साथ आपको 17 या 18% जो है वो टैक्स देना पड़ता है। ये से इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपकी इनकम के ऊपर नहीं लग रहा, बल्कि चाहे अमीर जा रहा है ख़रीदने के लिए या गरीब जा रहा है, उसको एक ही तरह से ये टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है रेग्रेसिव टैक्स। के मतलब ये कोई जैसे इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपको टैक्स देना है। तो टैक्स का एक रूल ये होता है कि जिसके पास जो कैपेसिटी हो उसके लिहाज से टैक्स लिया जाए। यानी एडम स्मिथ है, एक बड़ा मशहूर इकनॉमिस्ट है 17वीं 18वीं सदी के अंदर, तो उसने टैक्स के जो रूल्स बताए हैं कि जो अच्छा टैक्स के जो होना चाहिए उसमें से एक चीज़ ये है कि जिसके पास कैपेसिटी हो, जिसके पास दौलत हो, जिसके पास इनकम हो, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। तो उस लिहाज से इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो भी मतलब एक आदमी जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो भी जाकर अगर साबुन ख़रीदता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्स टैक्स, पेट्रोल के ऊपर जब पेट्रोल ख़रीदते हैं उस पर टैक्स लग रहा होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो पाकिस्तान में सेल्स टैक्स के नाम से है, और एक है एक्साइज ड्यूटी के नाम से जो सिगरेट्स वगैरह के ऊपर जो कुछ चीज़ों पे लगता है, सब पे नहीं लग रहा होता, लेकिन वो भी। तो ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो ख़राब थोड़ा सा टैक्स समझे जाते हैं। तो आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इस दफ़ा का जो पूरा बजट उन्होंने बताया है वो बजट तकरीबन जो है वो अगर नीचे की एक लाइन शायद नहीं आ रही है, लेकिन 14, अगर ये 19 में से हम निकालें 5.2 ट्रिलियन, तो ये तकरीबन 14.6 ट्रिलियन का बजट है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सिर्फ 31% है, जो समझे जाते हैं कि जो थोड़े से बेहतर टैक्सेस हैं। हालांकि इन टैक्सेस के अंदर भी ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप अपनी सैलरी कोई किसी को आप बेचें किसी कंपनी को जाके, तो वो कंपनी ही काट लेती है। मतलब आपको 100 रुपये देने लगेंगे, उसी में से काट लेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी प्रिजम्पटिव टैक्स कहलाता है कि वहीं से कट जाता है। लेकिन ये जो भी जिस तरह का भी डायरेक्ट टैक्स है, ये सिर्फ 31% जो है टोटल टैक्स का है, और इसके अंदर भी ना तकरीबन 80-85% जो है वो बड़ी कंपनीज दे रही हैं। यानी इंडिविजुअल लोग जो है ना, या तो सैलरी क्लास है जो उन कंपनी में जॉब करती है, उनको जो सैलरी मिलती है उसी में से काट लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का जो इंडिविजुअल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका टैक्स का रेशो बहुत कम है। ये ज़्यादातर इसमें से जो हम कहते हैं ना कराची 60-70% टैक्स दे रहा है, तो बेसिकली कराची नहीं दे रहा होता। कराची में जो बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस हैं वो टैक्स दे रहे होते हैं। मतलब जैसे यूनिलीवर है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब वो जो है वो उसका टोटल टैक्स में शायद 3-4% हो, या हबीब बैंक हो, लेकिन हबीब बैंक और यूनिलीवर पूरे पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। हबीब बैंक की ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। तो एक लिहाज से वो पाकिस्तान कराची में जो टैक्स दे रही हैं वो पूरे पाकिस्तान की इनकम पे दे रही हैं। उसका मैं तो कहता हूँ कराची में एक फ़ायदा भी है उस लिहाज से कि कराची वालों का अगर यूनिलीवर में या इस तरह की कंपनीज हैं उनमें जॉब्स मिल रही होती हैं, लेकिन टैक्स वो पूरे पाकिस्तान पे दे रही होती है। तो एक बात ये जो एक थोड़ा सा वो भी है कि जी कराची 60-70% टैक्स दे रहा है, ये बेसिकली बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस दे रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। ये यानी खासा मैं ख्याल कराची में मशहूर है ना कि हम 60-70% दे रहे हैं। वो इंडिविजुअल नहीं दे रहे, वो बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस दे रहे हैं जो पूरे का पाकिस्तान। जैसे मैं आपको बताऊँ कि यूफोन में जॉब करता था,
तो यूफोन के अंदर इस्लामाबाद में सिर्फ उसकी 5% है, पूरे पाकिस्तान में 95% है, लेकिन वो अपना सारा जो इनकम टैक्स है वो इस्लामाबाद में देती है। तो इस्लामाबाद वाले अगर ये कहें कि भाई हम कितना टैक्स दे रहे हैं, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारे पास है, तो ये बात थोड़ी सी गलत होगी, इसलिए कि वो तो कंपनियाँ पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो इस लिहाज से जो बड़े शहर होते हैं उनमें हेड ऑफिस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा वो होता है। तो मैं एक बता रहा था कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है इसमें ज़्यादातर रेशो जो है वो बड़ी कंपनीज का है। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया कि सेल्स टैक्स के ऊपर हर बंदा इसको ये ख़राब टैक्स समझाता है, और ये सिर्फ ये 35% नहीं है, बल्कि जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ये होता है कि जब कोई चीज़ मुल्क से बाहर से आती है तो आप उस पर कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, और पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी के बहुत सारे रेट हैं, मेरे ख्याल है कोई 2000 के करीब रूलिंग, बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका सिस्टम है। इसी तरीके से सेल्स टैक्स का जो सिस्टम है वो भी खासा कॉम्प्लेक्स है कि जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट के एडजस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कंप्लाइंस उसी में यूज़ हो रही होती है। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो एक ये 35% है, कस्टम ड्यूटी 10%, ये और मिला लें 45%। पेट्रोलियम लेवी कि जब आप पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर भी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, आप खरीदें पेट्रोल या गरीब आदमी खरीदें, दोनों को उस पर टैक्स देना पड़ रहा होता है। तो 35 और 10 और 77 ये कितना हो गया, 42%। तो ये 42% जो है तकरीबन हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है कि जो गरीब अमीर जिसको ख़राब टैक्स समझा जाता है, यानी जिसको समझिए, जो आदम स्मिथ ने कहा है कि जो कैपेसिटी जिसकी है उसके लिहाज से टैक्स नहीं हो रहा, ये जिसके हर बंदे को हिट कर रहा है। और साथ साथ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, मतलब ये टैक्स इस लिहाज से भी बहुत ख़राब है कि मैं आपको बता रहा था कि कस्टम ड्यूटी के अंदर 2000 किस्म की टोटल रूलिंग्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स पे मुख्तलिफ किस्म पर टैक्स लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेशुमार जगहों पे जो है वो फ्रॉड हो रहे होते हैं, मसले हो रहे होते हैं, हर जगह पे एक प्रॉब्लम होती है। इसी तरह इनकम टैक्स सेल्स टैक्स है, उसमें इन्वॉइसेस आपको जमा करनी होती हैं, वो एडजस्ट करनी होती हैं, तो वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स का सिस्टम है उसमें जितने लोग उसकी कंप्लाइंस में काम कर रहे होते हैं वो आसपास के मालिक से 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए कि वो आपने बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो सेल्स टैक्स जो जमा हो रहा है वो पाकिस्तान में 4.2 ट्रिलियन है, जो तकरीबन जो टोटल हमारी इस वक्त जो GDP है, तकरीबन आप समझिए कि अगले साल के लिए गवर्नमेंट ने बजट किया 100 ट्रिलियन है। तो ये 5% GDP का जमा हो रहा है, हालांकि ले कितने रहे हैं, 17% ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास आते आते वो 5%, उसमें एक वजह तो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो 20% है उस पर टैक्स नहीं होता, एक्सपोर्ट है 10% उस पर नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे वो हैं कि 17% की जगह गवर्नमेंट के पास आप 5% तक रहा है। तो आप बहुत सारे आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे, वहाँ से चार्ज कर लेते हैं, बहुत से लोग जमा नहीं कराते उनमें से, तो गवर्नमेंट के पास बहुत कम आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान का टैक्स कॉम्प्लेक्स भी बहुत है, और एक लिहाज से जो टैक्स के रूल्स हैं, जो टैक्स के बारे में हम यानी आखिर में हम हम ज़कात के बारे से ही बात करेंगे, लेकिन जो टैक्स के ओरिजिनल रूल्स हैं कि उसको क्या सिंपल होना चाहिए, उसको जो है वो जिसके पास ज़्यादा इनकम है उन पर होना चाहिए, उस रूल के भी खिलाफ है कि इतना ज़्यादा टैक्स आपके जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू, अगर ये नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको हम हटा देते हैं, ये इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम बाद में आपको समझा देंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो टोटल जो रेवेन्यू आ रहा है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि इतना रिसीव नहीं होगा क्योंकि इसको इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान को तकरीबन लोन लेने पड़ते हैं 7.5 ट्रिलियन के, यानी जितना टैक्स आ रहा है 62% हम लोन ले रहे हैं। ये लोन लिया जाता है, इसको हम कहते हैं हिडन टैक्सेशन। एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने किसी अमीर आदमी से टैक्स ले लिया, ठीक है, वो लोन ले लिया और उसको बाद में वापस कर दिया, ये लोन हो गया। लेकिन अगर लोगों के पास भी पैसे नहीं है तो फिर क्या होता है कि स्टेट बैंक जो है वो लोन देता है बैंक्स को, बैंक गवर्नमेंट को दे देती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त हो ये रहा है कि अपने बजट पूरा करने के लिए हम बेशुमार पैसा जो है वो स्टेट बैंक एक तरह से मनी पंप कर रहा है मार्केट के अंदर। और अभी आपने देखा होगा कि इस वक्त हमारे पास जो स्टेट बैंक का रेट है वो 20% है। तो 1% इंटरेस्ट रेट जो होता है स्टेट बैंक का, उसका तकरीबन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा है हम लोग बैंक्स में रखवाते हैं और उसमें से बैंक 75% गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में रखवा देती है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना जो अमाउंट उन बैंक्स को देती है और वो अपने खातेदारों को दे रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है जो रेट ऑफ टैक्स वो है इंटरेस्ट, वो 20-22% से भी ज़्यादा हो चुका है। और 1% इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है, हमें हैरानी होती है। हम कहते हैं कोई फ़ौज को कह रहा होता है फ़ौज बड़ा टैक्स ले रही है, कोई कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के बड़े खर्चे हैं, लेकिन 1% इंटरेस्ट रेट का जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो 300 अरब है, यानी ये जो 7,000 है ना, 7.5 बिलियन। और लोग समझते हैं कि ये इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, हालांकि इसमें से 90% इंटरेस्ट जो है ना वो डोमेस्टिक डेट के ऊपर है। क्योंकि डोमेस्टिक डेट ये होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर से कर्जा लिया हो, एक बाहर से कर्जा लेते हैं एक अंदर से, तो 90% जो इंटरेस्ट होता है वो पाकिस्तान के अंदर जा रहा है
और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1% के ऊपर 300 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और 300 अरब को आप समझें कितना बड़ा रकम है। अगर आप पाकिस्तान कराची में तभी उतनी बड़ी मेट्रो नहीं बनी, लेकिन लाहौर की मेट्रो, इस्लामाबाद की मेट्रो, पेशावर मेट्रो, तीनों को मिला लें तो 300 अरब का खर्चा नहीं होता। जो 1% इंटरेस्ट रेट देने पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। और पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट बैंक्स को दे रही है और बैंक्स अपने खातेदारों को दे रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि दोनों किस्म के लोग हैं। हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं और यानी मीज़ान बैंक है या क्या कहते हैं हबीब बैंक है जो ज़रा नॉन इस्लामिक है, लेकिन दोनों बैंकों के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो किसी हद तक लिंक स्टेट बैंक के रेट के साथ होते हैं। तो आज आप जाके मीज़ान में पैसे रखवाएं, ठीक है, तो आपको 17-18% मिल जाएंगे पैसे। तो वो किसके साथ लेंगे? वो स्टेट बैंक के रेट के साथ। अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट के सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? इंटरेस्ट देने में जा रहे हैं। और इंटरेस्ट हम समझ रहे हैं बाहर जा रहा है, उसमें से 90% पैसा पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। चाहे वो उसमें से 20-25% इस्लामिक बैंकिंग है, 70% नॉन इस्लामिक है, लेकिन जा जो है वो बैंक्स अपने भी प्रॉफिट कर रहे हैं। मगर बैंकों का प्रॉफिट जो है एक लिमिटेड होता है, 2-3% ज़्यादातर लोगों को उनके खातेदारों को मिल रहा होता है। लेकिन उसका नुकसान कितना है कि आपको इतना बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कि ना आपके पास कोई काम करने के पैसे नहीं है। तो देखिए ना, अगर आप इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, लोन क्यों ले रहे हैं? इसलिए लोन ले रहे हैं कि ये आप देखिए 7.5 ट्रिलियन का इन्होंने लोन लिया है। 7.5 ट्रिलियन का मतलब 7,500 अरब की बात कर रहे हैं हम, यानी इतनी बड़ी रकम है, अरबों रुपए की बात हो रही है। हमारी डेट सर्विसिंग जो है ना, जो डेट सर्विसिंग है वो हमें जितनी भी इनकम होती है उसका 60% हमें डेट में देना पड़ता है, यानी सूद में देना पड़ता है। जो और मैंने आपको पहले बताया कि इसमें से 90% ना 7.3 में से 1 ट्रिलियन बाहर का है, बाकी सारा पाकिस्तान के अंदर खर्चा हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर दिया जा रहा है। तो क्योंकि आपको इतना बड़ा लोन पे करना पड़ता है तो आपको क्या कहते हैं बैंकों से और लोन लेना पड़ता है। तो हो क्या रहा है कि लोन चढ़ता जा रहा है और आप वो सूद देने के लिए आप और लोन लेते जा रहे हैं। 7.3 का जो है हमें सूद देना है तो हमने इतना कर्जा उठा लिया। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर 12 ट्रिलियन का आता है तो ये पहले वो उनको ये 7.3 देना है डेट, और उसके बाद उनको सूबों को देना है। 18वीं तारीख के बाद ये होता है कि 60% जो है टैक्स सूबों को देना पड़ता है, जिसमें सूबों पे हम अलग बात करेंगे, एजुकेशन हेल्थ वगैरह में खर्चा होता है। तो अगर आप ये दो चीज़ें निकाल दें तो पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट पहला दिन जो स्टार्ट करती है वो माइनस 1 ट्रिलियन से करती है। मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं देना होगा। तो अगर वो ये देखें, ये उसके बाद इनकम आएगी और वो क्या कहते हैं सबसे ये इस तरफ पेमेंट आ रही है ना, ये यहाँ से इन अमाउंट इन वहाँ अमाउंट आउट। तो अगर डेट सर्विसिंग निकाल दें और सूबों का शेयर निकाल दें तो फेडरल गवर्नमेंट जीरो से भी पीछे स्टार्ट करती। तो आप उसको जो भी पैसे देने हैं, चाहे वो देखें दूसरे नंबर पर डिफेंस है, डिफेंस हम 15% दे रहे हैं अपना उसका 1.8 ट्रिलियन। इसमें ज़्यादातर जाहिर है कि ज़्यादातर बड़ी बड़ी फौज उनकी तनख्वाहें वगैरह हैं, हथियार भी होंगे लेकिन ज़्यादा तनख्वाहें। लेकिन हम ये कहते हैं फौज 15% ले रही है, जबकि डेट सर्विसिंग में कितना जा रहा है? 60% जा रहा है। तो लोग कह रहे होते हैं ना वो है, तो ये आप देखिए कितना बड़ा खर्चा है। फेडरल गवर्नमेंट का अपना खर्चा है, इसमें जो पूरे उनके डिपार्टमेंट वगैरह चल रहे होते हैं उसका खर्चा है। फिर बहुत बड़ी पेंशन जो है वो दी जाती है पुराने मुलाजमों को। अभी आपने देखा सुना होगा गवर्नमेंट ने जो है 35% पेंशन बढ़ा दी। पैसे हैं नहीं, लेकिन 35% उन्होंने पेंशन बढ़ा दी कि ज़रा अगली दफ़ा वोट तो हमें पड़ जाए। फेडरल गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़ा दी, हालांकि नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं। अगर आपकी दुकान हो वो नुकसान में हो और आप दुकान में करने वालों को इतनी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा दें, मतलब ये बात समझ में आती है कि 15-20% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें, लेकिन 35% बढ़ा के आप, और पूरी जो कौम है उस वो महंगाई में पिस रही है। तो ये बात भी देखने की है कि गवर्नमेंट किस तरह से खर्चा कर रही है। अच्छा, और इसमें में हम आते जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा इतना है, पेंशन का है, ग्रांट्स एंड ट्रांसफ़र हो गए, जो है होता है ना फाटा वगैरह के अंदर बलूचिस्तान में जो खर्चे हो रहे हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो डेवलपमेंट के लिए फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, तो उस पर आप देखिए कि हम सिर्फ 9% खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारे आसपास के ममालिक जो है वो तकरीबन 20% खर्च कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप बजट में ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर जो है आपकी ग्रोथ आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है। और जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम BISP या एहसास प्रोग्राम कहते हैं, पहले एहसास प्रोग्राम था, वो BSP हो जाता है, तो उस पर पूरी गवर्नमेंट 3% खर्च कर रही है। सब बड़ा शोर मचाते हैं कि हम गरीबों के लिए बड़े काम करने के लिए आए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। करते कितने हैं कि एक फैमिली को, पाकिस्तान में तकरीबन 8 मिलियन फैमिली रजिस्टर हैं, उसमें एक फैमिली को महीने के 1000 रुपये देकर खुश हो जाते हैं कि ये हमने काम कर दिया। 1000 रुपये यानी हम और आप तो गैस सस्ती मिल रही है ना। अगर आप उनसे पूछें कि जो उन जगहों पर गैस उनको ख़रीदनी पड़ रही है, उनकी 10 दिन की गैस की कीमत इतनी होती है 1-1.5 रुपये। तो गवर्नमेंट बात सब गरीबों की कर रहे होते हैं, पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी, ये भी। लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या हैं? प्रायोरिटीज़ ये है कि गरीबों को देने के लिए हमारे पास 3% है, सूद देने के लिए हमारे पास 60% है। अच्छा, ये बात कि ये भी समझने की ज़रूरत है
कि ये जो इंटरेस्ट इतना दिया जाता है अंदरूनी इंटरेस्ट, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। मतलब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट अपने कम कर दे और उसके नतीजे में उसका खर्चा कम हो जाए। यानी अभी आप देखिए 2 साल 1.5 साल पहले जो है वो पाकिस्तान में स्टेट बैंक का रेट था 7%। जब 7% रेट था तो ये डेट सर्विसिंग 2-2.5 बिलियन ट्रिलियन के करीब होती थी, यानी इससे 1/3 कम थी। और अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह आप लोगों को ज़ाहिर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स उतनी नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम महंगाई कम कर सकते हैं। इस पर भी ज़ाहिर बहुत वो हैं, क्योंकि बैंक जो है ना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो मनी समझा जाता है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ रही है। यानी अगर आज मनी की सप्लाई फॉर एग्जांपल 10 ट्रिलियन है, तो अगर ज़्यादा हम कर देंगे तो उससे महंगाई बढ़ेगी। और जब बैंकों के रेट कम होते हैं तो लोग कर्जा ले रहे होते हैं, कर्जे के नतीजे में क्या होता है, मनी की सप्लाई बढ़ती है। आप सही समझिए कि बैंक के पास जब जाके आप 100 रुपये रखवाते हैं तो बैंक क्या करता है, 5 रुपये अपने पास रखता है और 95 रुपीज़ जो है वो आगे लोन दे देता है किसी को। फिर वो 95 रुपीज़ दोबारा बैंक्स के पास आ जाते हैं और उस 95 में से 5 अपने पास रखते हैं और फिर 90 दोबारा लोन दे देते हैं। तो इस तरीके से जो बैंकिंग का जो रिजर्व सिस्टम है, इसमें अगर 5% रिजर्व है तो 100 रुपये के डिपॉजिट पे आप बैंक 1000 रुपये क्रिएट कर सकते हैं, 10 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा, 5% में 20 गुना ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि मतलब जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस में होते हैं वो खूब लोन लेते हैं और उसके से जो है वो क्या कहते हैं, एसेट्स खरीदते हैं और उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं। मकान वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब पिछले दिनों जो गवर्नमेंट थी उसने टेक्सटाइल में बड़े लोन सस्ते दिए हुए थे, खूब टेक्सटाइल कंपनी ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट, महंगाई बढ़ी, उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। IMF ने आके कहा, इन्होंने वो खुद भी यही समझ में आता है कि, तो उसके नतीजे में अब वो सारी जो पुराने जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो लॉस पे आ गई, क्योंकि जाहिर है अगर आप 20% इंटरेस्ट दे देंगे और इतनी महंगी बिजली होगी तो कैसे आप कमाएंगे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जो है वो बजट का मैंने आपको बेसिक बता दिया। हमारे पास कितना टाइम है? हाँ, मेरा टाइम मैंने इस पर ज़्यादा ले लिया, तो मैं थोड़ा सा सवाल जवाब देख लीजिएगा कि कितना कर लेंगे। सवाल जवाब की टाइम बचेगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पाकिस्तान के लिए, ये मैंने आपको बजट की पोजीशन बता दी, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है वो मसला क्या है इस वक्त। हर बंदा, यानी बेशुमार मसाइल पाकिस्तान के अंदर होंगे। कोई कहेगा करप्शन है, कोई कहेगा कि तालीम नहीं है, कोई सेहत का मसला बताएगा, कोई और चीज़ बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और चीज़ों को देखने के 2-3 तरीके होते हैं। एक चीज़ होता है कि आप किसी चीज़ को इकोनॉमिक तौर पे देखते हैं, माशी तौर पे क्या उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, जो दूसरा अहम जाविया होता है वो होता है कि माशरती तौर पे या सोशली समाजी तौर पे क्या पोजीशन है। और तीसरा फिर ये होता है कि आप इखलाकी या मजहबी तौर पे देखते हैं। जो तीन मतलब मशहूर जाविये कह सकते हैं, एक इकोनॉमिक हो गया, एक माशरे के लिए क्या हो गया, और एक इखलाकी दीन के तौर पर क्या। तो बात यह है कि इन तीनों हवाले से जो पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है वो ये कि पाकिस्तान में तकरीबन 1/3 आबादी ऐसी है, तकरीबन अगर हम कहेंगे 22 करोड़, तो 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, यानी गरीब यानी ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो अपनी बेसिक ज़रूरियात भी पूरे नहीं कर पा रहे। तकरीबन 20% लोग ऐसे होंगे जिनके पास प्रॉपर खाना पीना नहीं होगा। 35% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास शायद साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, और बेशुमार मसाइल हैं। आपको पता है करोड़ों पाकिस्तान के बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, मतलब वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो मेरा ख्याल है कि हम ये कहेंगे गैर इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, गुर्बत जो है वो और ममालिक में भी, हम बाद में बात करेंगे, दुनिया में गुर्बत और भी जगहों पे, बहुत अमीर ममालिक जो है अमेरिका, वहाँ पे भी गुर्बत जो है वो है, 3-4 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत। लेकिन वहाँ पे कम से कम ये है कि बेसिक तालीम वालीम है, तो बच्चे पढ़ के ना अगली जनरेशन बेहतर कर सकती है। मतलब आपकी जो है वो माँ बाप गरीब हैं लेकिन पढ़ लिख के वो आगे चले जाए। लेकिन पाकिस्तान में इन बेचारे जो लोग हैं, इनके साथ ये सूरत है कि ना इनके पास सेहत है, कोई चीज़ नहीं है, ज़ाहिर है ख़राब पानी पी रहे हैं। अभी हम हैरान हो रहे थे कि कोरोना में जब बड़ा मामला चल रहा था, मैक्सिमम किसी दिन कोरोना में जो लोगों का इंतकाल हुआ 150 लोगों का हुआ, 158 लोगों का। डायरिया से पाकिस्तान में हर रोज़ 500 लोग मर जाते हैं, हर रोज़ ख़राब पानी पी के। लेकिन हमारी नज़र नहीं हुआ, वो गरीब लोगों के वो हैं, तो ना उनके पास सेहत है, ना उनके पास तालीम है, और जिसे आप कहते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, के अगली जनरेशन बेहतर हो जाए, उसकी भी उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर ये लोग जो हैं, जो 7-8 करोड़ लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी तो इनकी बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इकोनॉमिक तौर पे देखें तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता अगर आपके पास इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं कि जो इस हालत में। अभी हम बात कर रहे होते हैं GDP, आपको पता है कि GDP होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, वो ये होता है कि मुल्क में प्रोडक्शन कितनी हुई है, और उसकी बेसिस पे देखा जा रहा होता है कि भाई ये मुल्क तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा। हम कह रहे होते हैं कि इंडिया और चाइना 10% से
पिछले कई सालों से वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की जीडीपी बेचारी इस साल तो 1% के भी नीचे है, वरना ऐसे ही 5-6% पे रहती है। तो जो जीडीपी जो होती है, एक साइड पे प्रोडक्शन होती है और एक साइड पे जीडीपी डिपेंड किस पे करती है, डिमांड के ऊपर। यानी लोग परचेज करें तो फिर जीडीपी होगी। और डिमांड के 2-3 पोर्शन होते हैं। एक तो कंज्यूमर डिमांड होती है, हम और आप खरीद रहे होते हैं। एक जो है वो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं, अपनी मशीनरी खरीद रही हैं। और तीसरा गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है। 3 बड़े पोर्शन होते हैं डिमांड के। उनमें सबसे बड़ा क्या होता है, कंजम्पशन, कि जो लोग खरीदते हैं। तो पाकिस्तान में 35% लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे कुछ खरीद नहीं पा सकते। तो आप सोचें कि आपकी जीडीपी तो 35% इस वक्त डेफिशिएंट है। आप सिर्फ उनको अगर खाने पीने को दे दें, उनको इतने पैसों के बेसिक चीज़ें खरीदें, तो आपकी प्रोडक्शन खुद ही बढ़ेगी। इसलिए कि जब वो खरीदेंगे तो उसके नतीजे में जो है वो चीज़ें बिकेंगी, उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी। अभी आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप ने जब कोरोना आया था तो उन्होंने अपने अपने फैमिली, यानी जो उनके ऐसे लोग थे कि पास जॉब नहीं थी, उनमें से हर फैमिली को उन्होंने पैसे दिए। तो लोग को ख्याल था कि उन लोगों की तो ज़रूरत है उस पैसे की, लेकिन उनकी इकनॉमी चल भी नहीं सकती थी। अगर वो उनको पैसे नहीं डालते तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो कंपनीज़ हैं वो चीज़ खरीद नहीं पाते। तो जो फर्म जो बेच रही हैं वो बेच नहीं पाती, उसके नतीजे में वो और लोगों को फारिग करती हैं। तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाता। और पाकिस्तान ने भी ये देखें, हालांकि हमने कोरोना में बहुत थोड़े से पैसे दिए हैं, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने में के बाद के रिजल्ट में आपको नज़र आ रहा था कि आपकी इकनॉमी थोड़ी सी इंप्रूव की है। तो जो कुरान में जो ज़कात का एक मफहूम है ना, कि ग्रोथ का, ज़कात के 2 मतलब, एक ग्रोथ है और एक पाकीज़गी है। तो ये आज 14 साल बाद जो है वो ये समझ में आ रहा है, इकोनॉमिस्ट समझाते हैं कि भाई आप नीचे पैसे देंगे तो कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्योंकि जब आप उनको पैसे देंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे, तो उसके लिए पूरी। फिर दूसरी बात है कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो अपनी स्किल पे भी खर्च करते हैं। अभी पाकिस्तान में क्या है कि 20-25 हज़ार जो इस अच्छे स्कूलों के लोग हैं, वही हर अच्छी पोजीशंस पे जो है वो जा रहे हैं। करोड़ों लोग फारिग बैठे हुए हैं। तो अगर सोचेगा आप उनको ऐसी तालीम दें कि जो फॉर एग्जांपल बीकन हाउस या सिटी स्कूल में मिलती है, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो बात यह है कि यानी उन लोगों को अगर आप नहीं चीज़ें देते तो आप पाकिस्तान तरक्की करना भूल जाएं। मतलब हम छोटी मोटी तरक्की कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन ये कि आप लॉन्ग टर्म तरक्की नहीं कर सकते। आपको पता है पिछले 40 साल में चाइना ने अपने 50 करोड़ लोगों को गुर्बत की उससे निकाला है। 50, यानी उनकी पॉलिसी ऐसी थी, इतनी बड़ी तादाद को। 1990 में पाकिस्तान में गुर्बत की सतह कम थी, चाइना में ज़्यादा थी। और आज हम चाइना में शायद 3-4% रह गई, हमारी 40% है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप, सबसे अहम मामला ये कि आप गरीबों को आप बेसिक उनकी ज़रूरियात पूरी करें, और इस पर सब लोगों का इत्तेफाक है। दूसरी बात ये कि अगर आप माशरे के तौर पे देखें तो हमारा माशरा जो है वो बड़ा एक अनस्टेबल माशरा है। यानी आप कोई एक ऐसी फैमिली हो जिसमें 2 भाई तो अच्छी, उनकी औलाद तो अच्छा खा पी रही हो, तीसरे भाई की हालत ख़राब हो, उसके बच्चों को खाना पीना नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे कैसी फैमिली है, मतलब बुरा भला ही कहेंगे ना कि भाई क्यों नहीं। और हमारे यहाँ हर तीसरा बंदा जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस हालत में है। तो एक अनस्टेबल माशरा है, जिसको मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा माशरा। इसकी वजह से जो मसाइल हैं वो बहुत हैं, क्योंकि जब लोगों पर खाने पीना नहीं होता, चीज़ें नहीं, तो उससे फिर और जराइम और मसले, पूरी आपकी सोशल मोबिलिटी ख़राब हो रही होती है। और तीसरी चीज़ में मैं कह रहा था कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अखलाकी तौर पर दुनिया में जो इकनॉमिस्ट हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लिबरल्स होते हैं, वो अखलाकी तौर पर बात करते हैं, मोरली। हम दीनी तौर पर भी बात कर सकते हैं, दीन भी दायरे। तो दीनी तौर पे जितना फोकस, जितनी चीज़ें जो है वो इस्लाम ने गरीबों का ख्याल करने पे कही हैं, उतनी कहीं नहीं। अगर आप आखिरी पारा पढ़ते जाएं तो कितनी जगहों पे गरीबों को खाना खिलाने का वो है। तो मेरा तो ख्याल है कि बहुत से लोगों को हमसे आखिर में सबसे अहम सवाल होगा ही है। मतलब बहुत से लोग और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम फजूल चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होते हैं, चांद निकल गया नहीं निकला है, मतलब क्या क्या हमारे बहस के उलमा के पास भी चले जाएँ तो वो नफलों पर बात कर रहे होते हैं, जिस बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपके माशरे में इतने, हर तीसरा बंदा इस पोजीशन में था, आपने क्या किया। तो हो सकता है कि हमारी तो नमाजें मादे ही मुँह पे मार दी जाएँ, क्या पता। तो बात यह है कि सबसे अहम जो सवाल होगा अखलाकी तौर पे, वो भी उन्हीं लोगों के बारे में होगा। तो मैंने आपको बताया कि तीनों हवालों से, चाहे आप उसको माशी तौर पर देखें, चाहे आप उसको जो है वो माशरी तौर पर देखें, या और आप दीनी तौर पर देखें, सबसे अहम मसला यही है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान का मसला है, लेकिन दुनिया भर में भी दौलत बड़ी तेज़ी से कंसंट्रेट हो रही है इस वक्त। यानी 1% लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनके पास तकरीबन 55% वेल्थ मौजूद है। ये जो है वो एक ऑक्सफर्म, एक बड़ा मशहूर इदारा है, उसने जो है वो सर्वे किया 2010 में। तो उसने बताया कि 388 लोग जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उनके पास आधी दुनिया के जो नीचे के लोग हैं उनके बराबर की दौलत है। आधी दुनिया का मतलब 3.5 बिलियन, 3.5 अरब ज़माने में थे। तो इतनी ज़्यादा दौलत, इसलिए कि नीचे वालों के पास तो दौलत है ही नहीं।
तो जाहिर है कि जब आप दौलत ही नहीं, तो उन्होंने फिर ये सर्वे किया 2017 में, तो वो लोग के जो 344 एक बड़े शायद 747 में आप बैठ सकते थे, अब वो एक बस में बैठ सकते हैं। एक बस में 40 लोग बैठ सकते हैं, इनके पास आधी दुनिया की दौलत है। और आप शायद दोबारा ये सर्वे करें तो और, क्योंकि दुनिया में दौलत कंसनट्रेट हो रही है, और जो फर्दर जो दौलत जनरेट भी हो रही है उसके बहुत सारे मसाइल हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम लोगों का अपना टाइम कम है, बन हम इस पे भी जाते हैं कि इसकी क्या वजूहत हैं। इस वक्त दुनिया में ना यानी दो बड़ी हम बातें करते हैं ना, हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं इस्लामिक इकनॉमिक्स क्या चीज़ है, तो वो कहते हैं इंटरेस्ट ख़त्म कर देना है। लेकिन इंटरेस्ट के से 100 यानी इंटरेस्ट के बारे में कुरान में अगर 4 आयतें, तो ज़कात के बारे में कितनी ज़्यादा आयतें, तो उसके बारे में उस तरह से बात नहीं हो रही होती है। हालांकि क्योंकि कोई वेल्थ टैक्स नहीं है तो ये दुनिया में कंसंट्रेट हो रही है। इससे हम आगे बात करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि क्या कहते हैं इसका, इन हालात का सलूशन क्या है, या इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले कि इकनॉमिक्स जो है वो क्या, इकनॉमिक्स क्या सलूशन देते हैं इस चीज़ का ना, जब इतनी ज़्यादा ऐसे हालात हों क्या वजह है। जनरली इकनॉमिक्स जो है वो 20वीं सदी से पहले समझते थे कि सबको एम्प्लॉयमेंट, अगर आप दो किस्म की मार्केट्स होती है ना, एक होती है प्लान मार्केट जिसे आप सोशलिज्म कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही होती है, सबको बता रही थी ये कर लें। अब तो वो ख़त्म हो गई, लेकिन 1980 से पहले ये सोशलिज्म का निज़ाम था जिसे प्लान इकनॉमिक्स कहते थे। वो फेल हो गई क्योंकि ज़ाहिर है लोग चाहते थे कि अपनी मर्जी से कारोबार करें, उनकी प्रोग्रेस में वो पीछे रह गए। और दूसरी जो इकनॉमिक्स होती है वो होती है फ्री मार्केट या कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। तो 20वीं सदी से पहले लोगों का जनरली ये ख्याल था कि जी जो भी इकनॉमी है इसमें सब लोगों को जॉब मिल जाएगी, इसलिए कि इसे वो कहते थे, एडम स्मिथ के, उसने कहा कि इनविजिबल हैंड है जो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे चीज़ों को बैलेंस कर देगा। अगर जॉब्स जो है वो लोगों के पास नहीं होंगी तो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे, जॉब्स उनको मिल जाएंगी, और चीज़ों की कीमतें भी ऐसी तय होंगी डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस के ऊपर। तो उनका ये ख्याल था कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। उसकी वजह ये भी थी उस ज़माने में कि उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट की भी इतना ज़्यादा, यानी आप सोचेंगे अमेरिका में 1910 में 40% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे और 40% लोग जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना। तो कितने हो गए, 80% लोग। आज जो है अमेरिका में वो 12% लोग काम कर रहे हैं, 3% एग्रीकल्चर में, और वो उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वो दुनिया को खिला रहे हैं। तो जॉब्स की तादाद भी कम हो गई। तो उनका ये ख्याल था कि जॉब्स खुद ही मिल जाएंगी, लोगों को पैसे मिल जाएंगे। अगर हम फ्री इकनॉमी कर दें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, सब लोगों को, कुछ लोगों को ज़्यादा मिलेगा डेफिनेटली और कुछ लोगों को कम मिलेगा। अगर हम सबको बराबर कर देंगे तो सोशलिज्म की तरह मार खाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि सबको नहीं मिलेगा। लेकिन 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके बाद जो है ना वो बहुत लोग उस वहाँ पे बेरोज़गार हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि जी गवर्नमेंट को ना इस मामले में अगर जॉब ना हो तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो अमेरिका के अंदर उन्होंने तकरीबन अपने 13 मिलियन लोगों को डायरेक्ट जॉब दी, जो बेसिक पे के ऊपर, उससे उन्होंने बहुत सारे काम कराए। तो पिछले जो समझे कि यानी, और उसके बाद जो है वो जॉब्स का ख्याल आया कि गवर्नमेंट का भी काम है जॉब्स पे काम करना है। और 1960 से पहले ज़्यादा फोकस यही था कि एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और एम्प्लॉयमेंट में बड़ी तवज्जो हुआ करती थी। उस वक्त की एक इकोनॉमिस्ट था, उसने बताया कि जी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करनी है तो उसके लिए आपको ग्रोथ लानी होगी, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जो जॉब मिलेंगी। तो उसने कहा कि अगर 3% जो है वो अगर आप ग्रोथ कर दें तो 1% जॉब में इजाफा होगा। तो वो रूल ओकन उसका नाम था, जिसके बाद जो है वो ये हुआ कि ग्रोथ में इजाफा। जीडीपी का नाम जो है ना, जीडीपी के इम्प्रूवमेंट का नाम उस वक्त से आया 1960 में। उससे पहले जीडीपी पे इतनी बात नहीं होती थी ग्रोथ कैसी हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, बात नहीं होती, अब ग्रोथ पे सिर्फ बात हो रही होती। तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ गुर्बत भी बढ़ रही है बहुत। और दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो ये होती है कि इन्फ्लेशन। आजकल जो दूसरी बड़ी अहम बात है वो ये कि जो है वो आपने देखा होगा महंगाई पे कितनी बात होती है, पिछली गवर्नमेंट भी बात कर रही थी। और दुनिया में कहा जाता है कि 10-15% से इन्फ्लेशन ऊपर हो जाए तो गवर्नमेंट चली जाती है। हाँ, तो पाकिस्तान में लेकिन अब आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये पता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, दोनों आपस में वो हैं। यानी गवर्नमेंट अगर चाहे और पैसे छाप के लोगों को मुलाजमतें दे काम करवाए तो वो क्या होगा कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मुलाजमतें मिल सकती हैं। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है कि इसमें हज़ारों लोग ऐसे हैं, बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है काम करने के लिए, और बेशुमार काम पड़े हुए हैं करने के, पार्क बनाने से, रोड बनाने से, और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम उनको आपस में लिंक नहीं कर पा रहा। यानी लोग फारिग बैठे हुए हैं और काम भी पड़े हुए हैं और वो काम नहीं हो पा रहे। उसकी वजह हम ये क्या कहते हैं कि अगर हम इन लोगों को पैसे देकर काम कराएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए आप देखें महंगाई पे बहुत बात हो रही होती है। लेकिन ये कि
ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको, क्योंकि जो आजकल का निज़ाम है जिसमें गुर्बत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन तो आपको 15-20% हिट करती होगी, लेकिन जॉब्स ही नहीं जिनके पास है उनका ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो पिछले 30-40-50 साल से जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इन दो चीज़ों के ऊपर ही है कि एक तो ग्रोथ लाओ। ग्रोथ की बात शुरू हुई थी एम्प्लॉयमेंट से, अब वो एम्प्लॉयमेंट कहीं पीछे चली गई है। बेशुमार लोग अमेरिका में भी मतलब मुलाजिम नहीं हैं, जिनके पास मुलाजमतें नहीं, यूरोप में भी नहीं, पाकिस्तान में तो खैर बड़ी तादाद है, और बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब हैं तो बहुत वो कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ पे ज़्यादा बात होती है, एम्प्लॉयमेंट में बात नहीं होती। और दूसरी बात होती है इन्फ्लेशन के ऊपर कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से कंट्रोल होगा। हालांकि आपके पास लोग अगर फटेक बैठे हुए हैं तो आपको, अभी हम गवर्नमेंट के पास इस बात के लिए पैसे हमने देखा पीछे जाके कि हम 7 ट्रिलियन रुपए जो है वो स्टेट बैंक कर्जा इस बात के लिए दे सकता है कि वो जाके लोगों को इंटरेस्ट पे कर दे, लेकिन इस बात के लिए उसके पास पैसा नहीं वो निकालते कि जी इससे मुलाजमतें जनरेट हो, इससे काम हो, इस बात के लिए निकाल रहे होते पैसा। तो ये समझें कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जहाँ मॉनेटरी सॉवरेनिटी है वहाँ पे वो कभी भी हम कहते हैं ना गवर्नमेंट के पास बजट खत्म हो गया, पैसे नहीं है उसके पास, तो ये प्राइवेट किसी घर में आप बैठे हुए तो बिल्कुल सही है, आपकी सैलरी है, आपने खर्चा खत्म कर दिया तो खत्म हो गई बात, ठीक है, आपके पास जितने पैसे उतने ही खर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो डॉलर्स में, तो आपकी बात सही है कि डॉलर्स में अगर पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो जाए तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि डॉलर, लेकिन रुपए जो है वो उनके हाथ में। इसलिए अमेरिका ने पिछले, पाकिस्तान, अमेरिका, हर दुनिया का मुल्क ये कर रहा है, जब उनके पास टैक्स जमा नहीं होता ना तो वो क्या करते हैं, वो अपनी करेंसी छाप के काम करा रहे हैं, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो क्या कि इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, पाकिस्तान में भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन फोकस किसकी तरफ नहीं है कि लोगों की गुर्बत कैसे ख़त्म की जाए। गरीबों को देने के लिए हम पैसे हमारे पास नहीं है, पैसे हमारे पास इस बात की ज़रूर है कि हम इंटरेस्ट पे करते रहें। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा इसका सल्यूशन क्या है, यानी हमारे पास इस्लाम ने क्या सल्यूशन दिया है इसका, इस पूरे मामला का। जो इस वक्त मैंने बताया ना कि जनरली जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, किसी से भी आप पूछें कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स क्या है, तो पहली बात ये कहेंगे कि जी इंटरेस्ट ख़त्म कर दें। और इंटरेस्ट में हम ज़्यादातर क्या होता है कि इस्लामिक बैंकिंग में बात कर लेते हैं कि इस वक्त आपको पता है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो बैंक है उनमें से मीज़ान बैंक होगा, तो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ भी हो रही है, उनकी 20-25% ग्रोथ हो गई है। लेकिन ये कि क्या वो इस्लाम के जो बेसिक वो हैं कि दौलत सिर्फ अमीरों में ना क्या गर्दिश ना करती रहे, जो इस्लाम के बेसिक ऑब्जेक्टिव है उनकी तरफ काम नहीं हो पा रहा। यानी ये तो हो रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग आपने एक मॉडल खड़ा कर दिया, लेकिन जो असल के इस्लाम के ऑब्जेक्टिव है उन पर बात नहीं हो रही। तो अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है ना, यानी अमेरिका से लेकर जापान तक, तो इंटरेस्ट रेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये था कि किसी को आप 100 रुपये देते थे उस ज़माने में, तो 100 रुपये एक साल में वापस करना होता था, जिससे कुरान में कहा अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा दुगना और चौगना हो जाता था। आजकल दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट, यानी रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप कहें 20% इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दुनिया में मेरे ख्याल 2-3 ममालिक में ही होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा है। तो अगर आप बैंक में जाके कोई पैसे रखवा रहे हैं तो इंटरेस्ट का मसला जो नबी करीम के ज़माने में था उसके मुकाबले में है हमारा मसला, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो ये कि दौलत कंसनट्रेट हो रही है। और इस्लाम ने उसके लिए क्या निज़ाम दिया था, वो ये दिया था कि ज़कात का निज़ाम दिया था कि ज़कात जो है वो लाजमी तौर पे लगेगी और हर गरीब, हर अमीर से उसकी दौलत का एक तयशुदा हिस्सा लेके आप गरीबों को देंगे जाके, और गरीबों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगे। अगर हज़रत उमर ने कहा था ना कि दरियाए फ़रात के किनारे एक मतलब कोई जानवर ही मर जाएगा तो उनके पास सिस्टम था पूरा। मशहूर वाक़या है, माज़ बिन जबल को किसी जगह पे नबी करीम ने भेजा और 3 साल बाद वहाँ पे, तो हम ये वाक़यात तो पढ़ते हैं लेकिन हम इस पर बात नहीं कर रहे होते। और इस पर हैरत अंगेज़ बात यह है कि ज़कात जो इतनी, यानी अगर आप पूरे इस्लाम को देखें तो 2 बड़ी चीज़ें जिन पर पूरी इमारत खड़ी हुई है। पहली चीज़ उसमें क्या है कि नमाज का निज़ाम, जिसके ज़रिए से आपका सोशल सिस्टम वो होता है, उसको भी हमने बिल्कुल डिफरेंट से फ़िरक़ों में बना के वो कर दिया है अलग अलग। और दूसरा ज़कात का निज़ाम है जिससे आप लोगों का ख्याल करते हैं। और आप ये देखिएगा ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, इतना नुस्खा कीमिया है कि अगर ये निज़ाम आज नाफिज हो ना तो पाकिस्तान का क्या दुनिया के मसाइल भी हल सकते। दुनिया में भी बड़ा मसला है कि जी दौलत कंसनट्रेट हो रही है, गरीबों के मसले, पैसा बहुत है अमेरिका के पास, इतना है कि वो अपने सारे गरीबों को खिला सकते हैं, लेकिन कैपिटल सिस्टम में गरीब रखे हुए हैं वहाँ पे। तो ये जो सल्यूशन है, चाहे आपके जो सोशल मसले हैं, इकोनॉमिक मसले हैं, क्योंकि देखिए जब आप ज़कात लेके अमीरों से गरीब को देंगे तो अमीर क्या करता है कि वो अगर उसके पास पैसे आएंगे तो हो सकता है कि वो बैंक में रखवा दे। गरीब क्या करेगा, वो उस पैसे को खर्च करेगा। जब वो खर्च करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, जिसकी बेसिस पे सारी आपकी डिमांड और जिसकी बेसिस पे आपकी ग्रोथ होती है।
तो मतलब इकोनॉमिकली भी आप वो करेंगे, और फिर ये कि आपका मुआशरा स्टेबल होगा। जो इतने सारे मसाइल हमारे हो रहे हैं, आप देखें ना, निकलें यहाँ से, इन इलाकों पे जाके देखें जहाँ पे खाना पीना नहीं, किस मुसीबत में लोग हैं। तो हमारे पास एक नुस्खा कीमिया है, लेकिन हम लोगों को बता नहीं पा रहे। मतलब मेन स्ट्रीम में कहीं बात ही नहीं हो रही कि ये ज़कात जो है वो लाजमी चीज़ है। मैं भी पिछले दिनों जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात सुन रहा था, तो वो की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई, उनके लिखने का स्टाइल ही बड़ा अच्छा है। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के पहले वो कांग्रेस के वो थे ना, तो उन्होंने क्या लिखा, और बड़े मशहूर आलिम थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 30 साल से गौर कर रहा हूँ, सुबह और शाम में गौर, बड़ा अच्छा वो लिखते हैं अपने स्टाइल। तो मुझे सुबह शाम में गौर कर रहा हूँ, बड़े दिलसूजी से गौर कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा ये, यानी इस नतीजे पहुँचा हूँ मैं कि जो मुसलमानों के मसाइल का जो बेसिक मसला है कि हमने ज़कात को के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। तो कहने लगे मैं आज एक कदम आगे बढ़ा के कहता हूँ कि ज़कात का निज़ाम जो है ना इनफरादी है ही नहीं। इनफरादी खैरात तो हो सकती है, ज़कात नहीं है। ज़कात में तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, जिन्होंने रियासत को देने को इनकार किया, उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। तो ज़कात का निज़ाम हमारे नुस्खा कीमिया है, लेकिन हम उसको लोगों को बता नहीं पा रहे कि ये निज़ाम है जिसके थ्रू जो है वो चीज़ें ठीक होंगी। हम टैक्स को, यानी इस पर नबी करीम से कलम की हदीस भी है कि ज़कात के अलावा अगर कोई चीज़ दी जाए तो उसको उन्होंने ज़ालिमाना टैक्स दिया कहा है। तो बहुत से लोग ये उलमा में दो किस्म की राय हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई ज़कात के अलावा जो भी टैक्स ले रहे हैं वो सही नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर जो है वो टैक्स आप ले रहे हैं, लेकिन अगर वो लोगों की म्यूचुअल उससे ले रहे हैं एग्रीमेंट के साथ, तो उसको टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन जनरल हदीस एक मौजूद है कि आप, तो हम टैक्स पे बात नहीं कर रहे होते, और ना हम ये बता रहे होते कि ये निज़ाम जो है वो हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, इस पर नाफिज होना चाहिए, और ना इस पर जो है वो कोई दीनी तबका बात कर रहा होता है। हालांकि ये कितनी अहम बात है, जिन दो सुतूनों पे आप खड़े हुए हैं, अगर हम इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं तो जिस सुतून पे इस्लामी निज़ाम को खड़ा होना है वो ज़कात का निज़ाम है, और उस पर बात नहीं हो रही होती। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस पूरे मसले का हल जो है ना, जो है, अगर आप एक उसमें कहा जाए, जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने भी कहा है, क्योंकि जब तक इकोनॉमी आप ठीक नहीं करेंगे, लोगों को खाना पीने नहीं होगा, बेसिक ज़रूरियात नहीं पूरी होंगे, उनके बच्चे जो बीमारी से मर रहे होंगे, आप उनको उनसे कुछ भी तकाजा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला उनको शायद वैसे ही माफ़ कर दे, लेकिन आप क्या उनसे कह सकते हैं, क्या आप उनको बताएंगे? तो बेसिक ज़रूरियात पूरी करना ज़रूरी है। अच्छा, इस ज़रूरी क्यों है कि हम और आप जो है ना, अगर आप बहुत अमीर आदमी हो सकता है, 20 लोगों का ख्याल कर लें, कोई 20, लेकिन हर एक का आप ख्याल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो स्टेट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग बेसिक नीड्स ऑफ ऑल सिटीजन। ज़कात के निज़ाम में ज़रूरी है कि पूरे सिटीजन का उसको अपना ख्याल करना है, बेसिक ज़रूरियात का। ये नहीं कि उनको बहुत अमीर कर देंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, और ज़कात जो है वो हमेशा स्टेट रन प्रोग्राम होना चाहिए। उसकी क्या वजूहत हैं? पहली बात तो ये कि यानी अगर आप स्टेट का होगा तो स्टेट को सारे अपने शहरियों का ख्याल रखना है, और उसको लाजमी लेना ही। ज़कात जो है ना, वो नहीं है कि आप कह सकते हैं कि ये कोई इनफरादी सखावत हो रही है कि जिसका दिल चाहे दे दिया, जिसका नहीं। ये लाजमी हक़ है जिसको गवर्नमेंट को लेना है अमीर से और गरीब को देना है। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में आप इस वक्त जो चैरिटी हम कहते हैं, बड़ी हम चैरिटी कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो चैरिटी हो रही है वो 300-400 अरब का एक पोटेंशियल लोग कहते हैं। उसमें चैरिटी में ज़कात के अलावा भी होता होगा, जाहिर है कि बहुत लोग ज़कात से ऊपर जाके देते हैं। ज़कात का पोटेंशियल इससे 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप ज़कात वेल्थ के ऊपर अभी हम आगे बात करें, कितना पोटेंशियल है, कितना लोगों को मिल सकता है। तो ये जो है, एक तो इसका यानी अगर आपको हर गरीब का ख्याल रखना है तो आपको ज़कात का निज़ाम नाफिज करना है। फिर ये कि जब अमीर गरीब को अपने हाथ से देता है ना, तो फिर उससे उसकी यानी डिग्निटी भी मुतासर होती है। मैं तो खैर इस्लामाबाद में देख रहा होता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो अक्सर लोग अपने मुलाजमों को तनख्वाह पूरी देंगे नहीं, ज़कात में से पैसे दे देंगे, और फिर एहसान भी जताएंगे, जी हमने ये दिया हुआ। तो जो डिग्निटी भी ख़राब हो रही है, ना आप लोगों का ख्याल कर सकते हैं, ना जो है वो ये हो सकता है कि वो लाजमी तौर पे लिया जाए। यानी जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ज़कात का जो पोटेंशियल है उसका 10% भी जो है वो इस वक्त चैरिटी, टोटल चैरिटी को आप मिला लें, बड़ी बड़ी चैरिटी के कौन से शौकत खानम है या इंडस हॉस्पिटल है, अल खिदमत होगा, सबको आप मिला लें। हालांकि हम कहते हैं हम बहुत चैरिटी दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? किसी भी कैपिटलिस्ट जो है सोसाइटी में जो दौलत जमा होती है वो 10% लोगों के पास जमा हो जाती है, 10-20% लोगों के पास। तो अगर 10,000 लोग दे रहे हो, मगर अगर एक बड़ा जो है वो किसी बैंक का मालिक ना दे रहा हो, तो वो बराबर हो जाता है, क्योंकि दौलत उसके पास बहुत जमा है। और उससे कौन ले सकता है? उससे लॉ के तहत लिया जा सकता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस पर इतना सख्त स्टैंड लिया, हालांकि उस वक्त नबी करीम का इंतकाल हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि फितना ना फैल जाए, तो उमर ने भी मना किया कि अभी ना करें हम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी इस वक्त जो मतलब एक रस्सी का टुकड़ा भी दे देता है उससे भी मैं लूँगा, और जो नमाज और इसमें ज़कात में फ़र्क करेगा उससे टिल डेथ फाइट होगी। तो
तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड, लोग समझते ज़कात देने से इनकार, उनमें से अक्सरियत ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि हम अपने कबीले में खर्च करेंगे, हम आपको नहीं देना चाहते, क्योंकि नबी करीम कुरान में एक है ना कि जब ज़कात लो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इनके लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है नहीं, अब दुआ तो हमारी नहीं होगी, तो हम खुद ही अपने करेंगे। तो इतना उस पर लाजमी बात की गई। और कुरान में आप देखिए कि ये आयत में मैं डिटेल में जानूँगा, हमारा टाइम कम है, कि अगर हम इनको इक़्तिदार देंगे तो ज़कात और नमाज अदा करेंगे। फिर ज़कात का जो निज़ाम है उसमें जो 8 मदात हैं उनमें से एक मद है बाकायदा आमिलीन ज़कात की। उससे आपको पता चलता है कि आमिलीन ज़कात जो है वो सारे गवर्नमेंट ही मुकर्रर करती है ना, तो कितना इस पर मतलब इस्लाम का इज्तिमाई निज़ाम है ही ज़कात। इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम देखें तो वो ज़कात है, इस्लाम का सोशल सिस्टम देखें तो वो ज़कात है। और ये इतना बड़ा नुस्खा कीमिया है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल जिस तरह से यानी अपने उस जो चीज़ है उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया ना। उस पर कोई उलमा बात कर रहे हैं, अच्छा उलमा को ये होता है कि शायद हमें डायरेक्ट कुछ हो जाता है, तो मतलब थोड़ा सा वो भी होता है कि वो उस तरह से बात नहीं कर रहे होते जितनी उसकी अहमियत है। तो पहली तो मैंने आपको ये तीसरी बात मैंने आपको बताई कि हमेशा ये स्टेट रन प्रोग्राम होगा। इसकी वजूहात भी हैं कि एक तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि शायद 10 लोगों में से 6 लोगों के पास ये हो वो खुद से दे दें, लेकिन फिर भी 4 लोग रहेंगे और वो कोई फतवा ले लेंगे, कोई और कोई चीज़ कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो अपना, और जितने आप अमीर लोग होंगे, जैसे किसी के पास 1 करोड़ है तो वो 2.5 लाख का दे दे, जिसके पास 1 अरब होगा उसको 2.5 करोड़ निकालते हुए तकलीफ हो रही होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये लाजमी चीज़ है, यानी इसके ऊपर खैरात है, हमने उसी को ज़कात को ही अपना खैरात के बराबर कर लिया है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि इस नतीजे में आपके पास एक इक्विटेबल सोशली कोहेरेंट सोसाइटी होगी और एक सस्टेनेबल आप जो है वो ग्रोथ या अच्छे उस पर जा रहे होंगे। अभी तो ये हो रहा है ना कि आप का पूरा माशरा ही वो हुआ है, और इस ऑब्जेक्टिव के लिए ना आप हर तरफ से सपोर्ट ले सकते हैं। यानी आप देखिए कि इकोनॉमिस्टों के भी दुनिया में अलग अलग ग्रुप्स हैं। इकोनॉमिक्स कुछ लोग हैं ये कहते हैं बिल्कुल फ्री मार्केट होनी चाहिए, यानी बिल्कुल आप गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो और फ्री मार्केट करे, ठीक है। ये जो है वो तो उनका भी ये ख्याल होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो करीब लोगों का ख्याल कर रहा हो। और जो लोग प्रोग्रेसिव हैं वो तो कह ही रहे होते हैं कि भाई क्या कहते हैं आपके पास ऐसे इदारे होने चाहिए। तो इसमें आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलती सकती है, चाहे फ्री मार्केट सपोर्टर हों, वो लोग जो पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं उनको बताना पड़ेगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप छोटी मोटी तरक्की तो आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आप दीनी लोगों को से बात कर रहे हो तो आप उनको बताएं कि भाई तुम्हारे लिए सबसे अहम चीज़ जो पूछी जाएगी आखिरत में, वो आपसे ये पूछी जाएगी आपका भाई का क्या हाल था और आपने क्या किया। आप सिर्फ जो है वो क्या बातें आप कर रहे थे और किन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे थे और किन चीज़ों पर लगे हुए थे, उनकी कितनी अहमियत है। तो हर लिहाज से हर तरफ से आप इस चीज़ के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। ऑल्दो कि अभी ये मेन स्ट्रीम में बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल मेन स्ट्रीम में क्या बात है, हम छोटी छोटी बात करते रहते हैं कि बजट पे में ये हो गया वो हो गया, डिस्कशन करते रहते हैं रोज़ाना महंगाई के ऊपर। तो एक बात तो ये हो गई, आगे चलें। अच्छा इसमें मैंने ब्रीफली चलूँगा, इसके पीछे तो बहुत सारी हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर टाइम भी कम है। पहली चीज़ मैंने आपको बात कर ली कि ज़कात ये सबसे मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है आजकल। जब भी बात करेंगे तो आप कहेंगे जीडीपी ग्रोथ। पाकिस्तान को कहा जा रहा है ग्रोथ में बिल्कुल नीचे है, ठीक है। इंडिया चाइना मुस्तकिल ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले 40 साल तक हमारी ग्रोथ बेहतर थी इंडिया से। 1990 से लेके अगर आपको मुल्क को ग्रो करना है तो मैंने आपको बता दिया कि जब तक आप नीचे लोगों को नहीं देंगे पैसे तो ग्रोथ नहीं आ सकती ना। दो चीज़ें उसमें ग्रोथ में, एक तो ये कि वो डिमांड नहीं कर सकते, जब डिमांड नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। डिमांड होती है ना, मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीदूंगा ना। अगर 40% होगा पैसे ही नहीं हो खरीदने के तो कहाँ से आप ग्रोथ करेंगे। दूसरी बात ये कि उनकी स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही है, यानी वो लोग इस काबिल ही आपने उनको ना इनको तालीम दी है ना कुछ किया है कि वो कुछ कर सके। वही आपके 15-20 हज़ार लोग जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वही जाके गवर्नमेंट की अच्छी जॉब पकड़ लेते हैं, मल्टीनेशनल में जॉब कर लेते हैं, कुछ नीचे से भी चले जाते हैं लेकिन वो लोग ऊपर ही रहते हैं और नीचे के लोग बेचारे मार खाते रहते हैं। सोचें कि अगर ये 20,000 की जगह अगर 1 करोड़ बच्चे ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हमने बात की कि एम्प्लॉयमेंट में जो है वो जाहिर है जब आपकी ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होने लगती है, फॉरन जो जॉब्स आने लगती हैं। इन्वेस्टमेंट भी जाहिर है, तीसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ी डिटेल में इकोनॉमिक चीज़ें भी हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि हम यहीं तक इसको रखते हैं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जो आजकल बड़ा है ना कि 30% महंगाई होगी, खाना पीना नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, मुस्तकिल बातें हो रही हैं। जो इस्लाम ने जो हल दिया है इन्फ्लेशन का वो ज़कात ही दिया है।
आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में जो है प्राइसेस बहुत बढ़ गई। तो लोग जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा आप हमारे लिए प्राइसेस फिक्स कर दें। तो नबी करीम ने कहा कि मैं प्राइसेस जो है वो बढ़ाता भी अल्लाह ताला है और कम भी अल्लाह ताला करता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के पास जाऊँ किसी का क्लेम मेरे खिलाफ हो। तो उन्होंने प्राइसेस को फिक्स करने को मना कर दिया। और आप पूछिए, आज जनरली आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे, वो कहेगा प्राइसेस जब भी आप फिक्स करेंगे गवर्नमेंट हमेशा नुकसान करेगी। उसका नुकसान ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइस जब फ्री मार्केट में प्राइसेस वो सिग्नल होते हैं जो बताते हैं कि भाई किसी की प्रोडक्शन बढ़नी है। अगर प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो और प्रोड्यूसर आएंगे उसके अंदर, वो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो प्राइसेस यानी एक तो होता है ना प्लान मार्केट है, जैसे सोशलिज्म है जिसमें एक बंदा बैठ के प्लान कर रहा है कि भाई सीमेंट इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, ये आटा इतना बनेगा। लेकिन जो जो फ्री मार्केट होती है या जो कैपिटलिस्ट मार्केट होती है उसके अंदर प्राइसेस सिग्नल दे रही होती है जिसके थ्रू पूरा काम कर रहा होता है। एडम स्मिथ ने कहा था, जो इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि हर बंदा अपनी इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो माशरे के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है। यानी अगर अलग हर बंदा अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, अपना कमाने के लिए कर रहा है, उससे ओवरऑल जो है वो उससे ग्रोथ होती है। तो इस्लाम ने क्या हल ये बड़ी हैरतअंगेज बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको 14 साल पहले मना किया कि इस पर जो है वो नहीं इंटरफेयर करना है, हेड ऑफ स्टेट कहा ना, उस पर आज भी इकोनॉमिस्ट ज़्यादातर इस पर वो हैं। बल्कि आपको बताऊँ उस हदीस की बेसिस पे हम्बली और शाफी तो कहते हैं कि इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को। हनफियों में थोड़ा ये ख्याल है कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही हो तो फिर गवर्नमेंट प्राइस फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हनफियों में जो है वो इस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इस्लाम ने क्या हल दिया इन्फ्लेशन का कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी, फॉर एग्जांपल दो किस्म के एसेट्स चीज़ें होती हैं। एक एसेट्स होते हैं, अगर एसेट्स बढ़ेंगी, आपकी प्लॉटों की कीमत बढ़ रही है या तो ज़कात, वेल्थ के ऊपर ज़कात बढ़ जाएगी, गरीब का शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर जो है वो कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ेंगी, जैसे आटा, तो उशर है उसके ऊपर, उशर भी ज़कात की एक किस्म है कि जो पैदावार के ऊपर 10% आपको देना है, उशर का मतलब 10 है। और अगर जो है वो उसमें लेबर खर्च हुआ है आपका ज़्यादा आसमान के पान, तो फिर आपको उसमें 5% रेट होता है। तो इन्फ्लेशन का इस्लाम ने क्या तरीका, इस्लाम ने कहीं भी नहीं कहा कि भाई आप जाके प्राइसेस फिक्स करें। हम बड़ा शोर मचाते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, नहीं, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पेट्रोल की कीमत आप जैसे ही नीचे करते हैं वैसे ही आके बैरूनी कर्जे बढ़ने लगते हैं। इसलिए कि पेट्रोल की कीमत आप नीचे करते हैं, डिमांड बढ़ती है, और पाकिस्तान के पास पेट्रोल यहाँ नहीं उग रहा, सब बाहर से लेना पड़ रहा है। तो पिछले 1.5 साल से 1 साल से पाकिस्तान के पास डॉलर, पाकिस्तान में होता क्या है कि डॉलर अगर एक हम कमाते हैं एक्सपोर्ट के थ्रू, बल्कि मैं एक मिसाल दूँ, एक बंदा है, एक आदमी है, वो उसकी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये तनख्वाह है, 1 लाख रुपये उसका भाई बाहर से भेज रहा है। पाकिस्तान की भी इस वक्त हर वर्कर्स पाकिस्तान के बाहर से भी उतने ही पैसे भेजते हैं जितनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं जाके। और उस खर्च जब उससे ज़्यादा हम खर्चा करते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पेट्रोल की, यानी तकरीबन जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसका 40% जो है पेट्रोल है। तो पेट्रोल की आप कीमतें जैसे ही कम करते हैं तो क्या होता है कि आपका बैरूनी कर्जा बढ़ने लगता है। तो सब लोग बैरूनी कर्जे के भी मुखालिफ हैं, पेट्रोल की कीमत की भी मुखालिफ है। हालांकि हमें क्या बात करनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि भाई पेट्रोल की कीमत अगर आप कम करेंगे, सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा, मर्सिडीज़ वाले का होगा, क्योंकि वो पेट्रोल बहुत यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान में 90% लोगों के पास तो ऑटोमोबाइल ही नहीं है, वो कहाँ से यूज़ करेंगे। हमारा तकाजा ये होना चाहिए कि आप ज़कात का निज़ाम नाफिज करके जितना पेट्रोल की जितनी चीज़ें हैं उन पर आप नाफिज करके उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी करें। और यहाँ पे हम ये क्या कर रहे होते हैं, जनरली अमीर भी गरीबों के पीछे छिप जाते हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए। भाई पेट्रोल की कीमत अगर आप उतना एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सही है, पाकिस्तान के पास बल्कि होना तो ये चाहिए। अगर हम आपको पता है, अगर हम जितनी एक्सपोर्ट करें उतनी इंपोर्ट करें तो पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जा जो 100 बिलियन है वो 4 साल में पूरा कर सकता है। हर महीने हमें जो बाहर के वर्कर्स हैं सऊदी वगैरह के और यूएई के $2.5 बिलियन भेज रहे होते हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी बराबर कर लें तो 4 साल में आप बैरूनी कर्जा ख़त्म कर सकते हैं। और अंदरूनी कर्जा तो मैंने आपको बताया कि वो तो स्टेट बैंक अपनी मर्जी से कर रहा होता है, कितना इंटरेस्ट रेट लेके जाता है। तो इन्फ्लेशन का तरीका इस्लाम ने क्या बताया कि आप ज़कात का निज़ाम नाफिज करें, जिसके थ्रू अगर कीमतें बढ़ेंगी गरीब का हक, उसका प्रोटेक्टेड हिस्सा है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, वो उसको मिलना ही मिलना है। तो आप इन्फ्लेशन पे परेशान ना हो, आपको गरीब के हक पे परेशान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट्रोल की कीमत पे करेंगे सब फायदा करें, अमीर का सबसे पहले होगा, लेकिन बात गरीबों की हो रही होगी। तो पाकिस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर क्या होती है, पेट्रोल की कीमत कम कर दो। हालांकि सबको पता है कि भाई उससे आपके बैरूनी कर्जे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर तो इस्लाम ने क्या तरीका दिया है कि आप ज़कात का निज़ाम नाफिज करें, इन्फ्लेशन खुद ही मसला हो जाएगा। इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर हम क्योंकि हमारे पास टाइम है और मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, ये जनरली जिन्होंने पॉवर्टी एलिमिनेशन मैंने बता दिया कि पॉवर्टी इससे ख़त्म हो जाती है, हम हज़रत मुआज़ की वो सुनी और इस पर हम आगे देखेंगे भी। अच्छा, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन भी है, ज़कात जो है ना वो एक टैक्स भी है और एक इबादत भी है। अगर आप इसमें एक किताब पढ़िएगा यूसुफ अल-करदावी की बुक है फ़िक़्ह व ज़कात,
वो बड़ी मशहूर किताब है, जिसके बाद मुझे भी 4-5 साल पहले मैं भी समझता था कि पर्सनल इबादत है, अपने करीबी रिश्तेदार को दे दें, बहुत अच्छा है। लेकिन ये इस्लाम का सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ये क्यों टैक्सेशन का सबसे अच्छा निज़ाम है? इसलिए कि टैक्स का जो बेसिक रूल है वो क्या है कि इसको किस पे होना चाहिए? जिसकी जितनी सलाहियत हो उस पर पे होना चाहिए, जिसके पास पैसे ज़्यादा हों। तो ये किस पे है? ये डायरेक्टली उन लोगों के पास जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास दौलत है। और सबसे अच्छा टैक्स ये कि वेल्थ है, और वेल्थ से आप जो है वो गरीबों को दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसको कंसिस्टेंट, यानी दूसरा जो उसने रूल बताया एडम स्मिथ ने, जो मतलब समझे इकोनॉमिक्स में वो फाउंडर समझा जाता है। दूसरा रूल उसने ये बताया कि इसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ख़राब टैक्स भी हो, लेकिन अगर वो रेगुलर हो तो वो ज़्यादा अच्छे असर मुरतब करेगा। हमारा कैसा सिस्टम है, हम मार्च शुरू होता है हमारे पास बजट के, वो शुरू हो जाते हैं कि बजट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पूरे साल, एक साल कैश निकालने पर टैक्स लगाएंगे, अगले साल उसको बढ़ा देंगे, तीसरे साल ख़त्म कर देंगे। मतलब एक खेल बनाया हुआ है। और एडम स्मिथ या बाद वक्त मुझे लगता है कि हमारे जो रूल्स है ना, मुझे एक साहब कह रहे थे कि आप हर चीज़ में, हम ये कह रहे होते हैं कि भाई जो जदीद जो फ़िलासफ़र जो बात कर रहे हैं ये हमारे दीन में भी है। तो इत्तेफाक, मतलब ये इत्तेफाक नहीं है, दीन की हिकमत ये है कि आज जो यानी हो सकता है कि इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो, लेकिन जो लोग सही बात कर रहे होते हैं उससे बहुत करीब बात कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात ये कि टैक्स को जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी ये ना हो कि चेंज हो रहा हो। इसलिए कि लोग जो अपना कारोबार करते हैं, जो वक्त उनको कंसिस्टेंसी चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हर रोज़ ऊपर नीचे हो रहा है। और हमारे पास ज़कात का जो क्या है, ये 1400 साल से इसके रेट कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर 2.5% वेल्थ के ऊपर है, पैदावार पे 10% है, तो इस रेट को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये चलता रहेगा। तो दूसरी बात ये कि, और ये इसके तीसरी बात वो ये कहते हैं, जो वो ये कि टैक्स के रेट लो होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टैक्स करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब हो जाती है। तो ना हम जो हमारा जो एक तो ज़कात तो डायरेक्टली वेल्थ से गरीब से अमीर, अमीर से गरीब को जा रहा है, ये तो बेस्ट टैक्स है कि अमीर से आपने लिया और डायरेक्टली गरीब को दे दिया। अच्छा, जो दूसरा टैक्स मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स, वो बड़ा ख़राब टैक्स इसलिए समझाता है कि जो मैंने बताया कि आप जाके सेल टैक्स जब चार्ज करते हैं तो होता है कि आपने साबुन ख़रीदा, आपने भी पैसे दिए, उसने भी पैसे दिए, अमीर ने भी पैसे दिए, गरीब ने भी पैसे दिए। इस्लाम ने क्या किया, उशर लगाया है, यानी हर पैदावार के ऊपर ना आपको 5 या 10% डिपेंडिंग कि अगर बारिश के पानी जहाँ पे लेबर खर्च हो रही है वहाँ पे 5%, वरना 10% देना है। तो एक तो बड़ा स्टेट है, सेल टैक्स की तरह कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि इतने प्रॉब्लम दो, इतनी इम्पोर्ट आउटपुट। अगर आप किसी टैक्स से पूछेंगे वो कहेंगे इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी केसेस हैं कि सालों से केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं। और ये कितना स्टेट सिस्टम है कि आपको अपनी प्रोडक्शन पे 5% देना है, 10% देना है, कोई आपको वैट की तरह जितना कॉम्प्लिकेशन है वो कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये लिया किस लिए जा रहा है, ये गरीब और अमीर से लिया ही गरीब के लिए जा रहा है। क्योंकि जब आप उशर के नाम पे लेंगे तो ये गरीब को ही जाएगा। गरीब को ज़कात की क्या मदद है, गरीब मिस्कीन, ये तो 25% तो यही हो गया। फिर जो लोग डेट के अंदर हैं, वो जो कर्जों के अंदर, वो भी कौन है, गरीब ही हैं। जो मुसाफिर हैं आजकल की, उसमें मुसाफिर कौन होंगे, जो होमलेस लोग हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी मदद देखेंगे वो ज़्यादातर गरीबों की। तो वो सोचिए कि आप इतना बड़ा टैक्स आप लेके गरीबों को देंगे, यानी एक वेल्थ पे आपने लेके दिया, और फिर आपने इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत ख़राब हुआ, लेकिन उशर इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि स्ट्रेट है और लेके आप गरीब को दे रहे होंगे। और सोशल सिक्योरिटी, अच्छा इसके बारे में जो जदीद, यानी अगर आप अमेरिका यूरोप में पूछें तो वो कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम हमने कोई दूसरी जंग अजीम के बाद किया है, और इस्लाम ने 14 साल पहले से सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम दिया है कि आपकी बेसिक चीज़ें जो है वो इंटैक्ट हैं, उसमें कोई मतलब वो आपको मिलेंगी हर सूरत में। ज़कात का निज़ाम, यानी आप किसी भी लिहाज से देखें, चाहे वो ग्रोथ के लिहाज से हो, चाहे इन्फ्लेशन के लिहाज से, कुछ चीज़ों पर हमने नहीं बात की, वेल्थ सर्कुलेशन हो गया, बेस्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन हो गया, हर लिहाज से ज़कात का निज़ाम जो है वो बेस्ट सिस्टम है। और मसला ये कि ये क्योंकि अल्लाह ताला का बताया वो निज़ाम है, तो अभी हम इसकी बरकतों की तो बात ही नहीं कर रहे। वरना कुरान में है कि अगर ये बस्ती वाले ईमान और तकवा की रविश इख्तियार करें तो हम ज़मीन और आसमान से रहमतों के दरवाजे खोल देंगे। यानी अभी तो हम इसके जो फ़वाइद होंगे वो तो कहीं होंगे। सोचिए अगर एक ऐसा वो हो जिसमें करोड़ फैमिलीज़ को पैसे जा रहे हों, तो कितने लोग उसमें खुद से ज़्यादा जमा करेंगे, बैरून मुल्क से। इधर मतलब लोग ढूंढ रहे होते हैं इस वक्त कि भाई कोई ऐसा इदारा है कि जो गरीबों का ख्याल कर ले। तो कितना ज़बरदस्त सिस्टम है ये। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं कि इसका बल्कि मैं अब टाइम हमारे पास कम है, हम डायरेक्टली इस पे आ जाएं कि होना क्या बजट चाहिए ना। अभी हमने शुरू में आपको एक बजट दिखाया था कि जो ओरिजिनल बजट है। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप वेल्थ, पाकिस्तान में इस वक्त जो है जीडीपी है तकरीबन 100 ट्रिलियन की। हम ट्रिलियन बिलियन की बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं फाइनेंस का, मुझे फाइनेंस समझ में आ रहा हो सकता है लोगों को। तो जीडीपी टू वेल्थ रेशियो, जीडीपी क्या होती है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं वेल्थ क्या होती है, जो उसको प्रोड्यूस कर रही होती है। तो वेल्थ टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा होता है। तो वेल्थ के ऊपर, वेल्थ 3 किस्म की है। एक वेल्थ वो है कि जो पैदावार कर रही है, उसके ऊपर तो जो है वो उशर है। एक वेल्थ है कि जो
जो आपने रखी हुई है इजाफे के लिए, उस पर ज़कात है। अच्छा, इसमें भी कहा है कि जो जो पैदावार है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी, तो उन्होंने सिर्फ 4 फसलों का नाम लिया था। इमाम अबू हनीफा ने उसको सारी फसलों पर एक्सटेंड किया। तो अगर आप यूसुफ करदावी की बुक्स पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि आजकल के लिहाज से सारी आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सारा सर्विस सेक्टर है, उस पर भी उछल लगना चाहिए। उन्होंने उनका इज्तिहाद इस पर ही है। मैं कहता हूँ अगर हम वो बात ना भी माने तो हम ये कम से कम कह सकते हैं कि अपना सेल्स टैक्स का निज़ाम और अपना जो इसको हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं उसके ऊपर, उसके रूल के मुताबिक। तो जो वेल्थ के ऊपर जो ज़कात का पोटेंशियल है वो तकरीबन 3000 अरब तक है, 3 ट्रिलियन तक। ये वो है कि जो वेल्थ के ऊपर है। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जीडीपी से 4 गुना ज़्यादा वेल्थ होती है। वेल्थ में 3 किस्म की वेल्थ है। एक आपने रखी हुई है जैसे सोना चांदी है, उसके ऊपर तो ज़कात है। और एक वेल्थ है कि जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, तो वो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उस पर यूसुफ करदावी का व्यू ये है कि उसकी प्रोडक्शन के ऊपर आपको देना है। अभी पाकिस्तान में सेल्स टैक्स जमा हो रहा है तकरीबन 4.5 ट्रिलियन, जो मैंने आपको उशर पे लिखा है ना, 4.5 ट्रिलियन। लेकिन उसमें क्या है, उसमें एग्रीकल्चर पे बिल्कुल जमा नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें एक्सपोर्ट पे जमा नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट को हम कहते हैं कि जी आप इसको एक्सपोर्ट करें सिर्फ। तो अगर आप ये पूरे चीज़ के ऊपर, और इसमें जो है जो वही आपको यूसुफ करदावी ने व्यू दिया है कि अगर आप आसमान के पानी से हो रहा है तो आपको 10% देना है, आपकी लेबर नहीं खर्च हो रही। और अगर आपकी लेबर खर्च हो रही है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको 5%। तो इस पर अगर आप 100 ट्रिलियन में 5-6% भी लगाएं तो 6 ट्रिलियन रुपए आपको जमा होते हैं। इतनी बड़ी रकम है कि आप सोचें कि सिर्फ इस 3000 बिलियन से आपके जो पाकिस्तान के 8 मिलियन फैमिलीज हैं उनको आप हर महीने 25,000 रुपये दे सकते हैं। 8 मिलियन फैमिलीज को इतनी बड़ी रकम, हम इंटरेस्ट में बांट रहे हैं ना। इसी तरीके से ये रकम भी जो है वो आप ये कहेंगे गरीबों को ही जाएगी। यानी ये इस्लाम कंसेप्ट, ये इस्लाम का, या कहेंगे कि गवर्नमेंट को अमीरों से लेना है, गरीबों को देना है। ये हर चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उस पर आपको देना है 5% या 10। वो किसके लिए देना है? गरीब के लिए देना है। अभी तो आप कह रहे होते ना, ये यार ये क्या 17% लग गया, तो उस वक्त आप ये कह रहे होंगे जो भी हम पैसा दे रहे हैं ये गरीब के लिए दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी रकम आप सोचें कि 50-60 हज़ार रुपये हर फैमिली को आप दे सकते हैं। फिर कंपनीज के ऊपर ज़ाहिर कंपनीज पे ज़कात नहीं है, तो आप स्टेट जो थी इस वक्त। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो सेल्स टैक्स, आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अगर कोई टैक्स में होता तो उसका अंदाज़ा होता है कि ये कितना, जो इस्लाम का उशर सिस्टम है, कितना उसके मुकाबले में स्टेट है। कंपनीज के ऊपर भी बेशुमार किस्म के कॉम्प्लिकेट लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर उस पर ज़कात नहीं है। उस पर आप जो 30% अगर एक रेट लगाएं तो आप इतना जमा कर सकते हैं। फिर कस्टम के ऊपर जो है वो हमारे पास 19 मेरे ख्याल है 2000 रूलिंग्स हैं। इतने उसमें फ्रॉड मौजूद हैं। अगर आप स्ट्रेट 10% टैक्स लगाएं, हज़रत उमर के ज़माने में जो बाहर से चीज़ आती थी वो इम्पोर्ट उन्होंने टैक्स लगाया था, तो अगर आप एक टैक्स लगाएं तो उससे इतना अमाउंट जमा होता है। और पेट्रोलियम पे जो लग रहा है वो हमारा तकरीबन 1 बिलियन हो रहा है। इस्लाम में जो है वो ज़मीन से जो चीज़ निकलती है उस पर वो खुमस कहते हैं ना, जैसे 20% होता है। तो हम तकरीबन जो टैक्स हम जमा कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा जमा कर सकते हैं। अभी हमारा टैक्स टू GDP रेशो अगर 9-10% है तो हम 15-16% बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इतने आप पैसे जमा करेंगे तो आपको देना कहाँ है? आपको सोशल प्रोटेक्शन में हर गरीब फैमिली को, ये देने वाली जगह है। तो हर गरीब फैमिली को आपको उसकी बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए 30-40 हज़ार रुपये आपको महीने के दें, जिससे उनके बच्चे पढ़ सकें, उनकी चीज़ें बेहतर हो सकें। एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हम बेशुमार पैसा खर्च कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कम खर्च कर रहे हैं। सिर्फ सिंध का जो एजुकेशन का बजट है ना, वो तकरीबन 350 बिलियन रुपए। स्कूलों की सिर्फ तनख्वाहें जा रही हैं, मतलब घोस्ट स्कूल बने हुए हैं, बुरा हाल हुआ है। तो यहाँ भी एक साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि आप ये स्कूलों को कम्युनिटी के हवाले करें, मिफ्ता इस्माइल ने, कि और लोगों को आप वाचर्स दे दें और वो खुद जाके जिस स्कूल में पढ़ना चाहें पढ़ें, तो उससे आपका स्कूल का निज़ाम बेहतर होगा। अब ये हेल्थ कार्ड मेरे ख्याल एक अच्छा सिस्टम था। तो मतलब एजुकेशन और हेल्थ में आपको गरीबों पर खर्च करना चाहिए। और जब आप इतने पैसे आप लेंगे तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम ये कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट पूरी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को आप 0 रेट के ऊपर ले आएंगे। स्टेट बैंक ने जो 20% इंटरेस्ट रेट रखा है वो 0 पे आ जाए तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग ये कहेंगे जैसे ही हम 0 पे लाएंगे तो फिर लोग लोन मांगने शुरू कर देंगे और उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन जो इस्लाम में जो अमानत का निज़ाम है उसमें यह कि अगर आपने पैसे रखवाए ना तो वो बैंक अगर आप निकाल सकते हैं तो दूसरा नहीं ले सकता उसको। तो अगर आप इस तरह का 100% रिजर्व पे ले जाएं तो फिर बैंक की वो भी नहीं बढ़ेगी। और एक बड़ा मशहूर 20वीं सदी का जो इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन, वो 100% रिजर्व का कायल था कि जो बैंक में आपने चेकिंग डिपॉजिट रखवाएं, चेकिंग डिपॉजिट का मतलब जो आप निकलवा सकते हैं, वो आप दूसरे बंदे को लोन नहीं दे सकते। अभी मैंने आपको बताया ना कि 100 रुपये आप डिपॉजिट कराते हैं, उसमें मनी यूँ 23 से मल्टीप्लाई हो रही है जब हालात अच्छे होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट 5% कर दो, इतने लोग लोन लेने आ जाएंगे, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। और जब इंटरेस्ट रेट 20% हो जाएगा, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ऊपर नीचे ही हो रही है। पिछले आप देख रहे होंगे ना, वो हर रोज़ बैठ जाते 3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी वाले, आज हम इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर कर रहे हैं, 1% नीचे कर रहे हैं। और भाई
मतलब ये आप क्या अल्लाह ताला के साथ जंग किए जा रहे हैं। तो 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आए। हम इस्लामिक बैंकिंग का भी वो बहुत बड़ी, इस्लामिक बैंकिंग भी ट्रू मानों में लोगों को जो है वो लोन उसरा नहीं दे रही है। जो आप लोन आगे दें वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर दें, ताकि ये जो मसला है ना कि जो डेट की बेसिस पे जो है वो आप बिजनेस को ग्रो करते हैं और फिर ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर दें और बैंक्स, अच्छा लोग ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को फ़ौरन कर्जे वापस करने पड़ेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि जो बैंकों के पास लोन होते हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि इतना % आप गवर्नमेंट के पास ही जमा रखें, तो फौरी तौर पर आपको गवर्नमेंट को उतने लोन वापस भी नहीं करने पड़ेंगे। तो मैंने सिर्फ इसमें जो डेट का वो रखा है उसमें से रीपेमेंट, यानी एक कुछ रीपेमेंट भी होनी चाहिए ताकि लोन खत्म हो, और इंटरेस्ट जो है हमारा बाहर का पोर्शन बहुत थोड़ा सा है। अगर हमारा एक्सचेंज रेट का मसला होता है लेकिन वो नहीं होता। बाकी चीज़ों पे हमने यही कहा कि 35% इंक्रीज़ ना दें, आप जो 10% इंक्रीज़ बनता है वो उतना दें। तो आप ये देखिए कि इस तरह का बैलेंस बजट है कि इसमें दो अहम चीज़ें। पहली बात, अगर मैं इसमें बेसिक बात करूँ, एक बात तो ये कि इसमें इंटरेस्ट जो 7 ट्रिलियन हम दे रहे थे उसको हम 2 ट्रिलियन पे लाएँ। उसमें से भी क्या 1 ट्रिलियन में वापस करेंगे कर्जा, और एक बाहर के लिए रखा हुआ है। और बाहर का मैंने आपको बताया कि अगर हम पाकिस्तानी आज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अपनी बराबर कर लें, उसके लिए बराबर करने का क्या तरीका होता है कि आप एक्सपोर्ट करें या आपका एक्सचेंज रेट ऊपर जाए। एक्सचेंज रेट जब पाकिस्तान का 200 पे था तो हम हर महीने $1 बिलियन का लोन ले रहे थे, और आज जब एक्सचेंज रेट 280 पे है तो हमारा 200 मिलियन का पॉजिटिव हुआ है एक्सचेंज रेट आजकल पिछले 4 महीनों से। इसलिए कि अब लोग ज़ाहिर इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाती है। जब आप हम दुनिया भर में, आपको पता है अमेरिका के अंदर, चाइना में पिछले 30 साल से लड़ाई चल रही है इस बात पे। एक्सचेंज रेट दोनों कहते हैं आपने अपना कम क्यों रखा हुआ है, यानी चाइना को वो कहता है कि अपना एक्सचेंज रेट बढ़ाओ, क्योंकि आप चाइना और अमेरिका की तजारत है ना, वो 100 बिलियन जो है वो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, चाइना 500 बिलियन करता है। तो अमेरिका बार बार शोर करता रहता है कि भाई ये आपने एक्सचेंज रेट इतना कम किया हुआ है इसलिए हमें बहुत सस्ती पड़ती है चीज़ें, और चाइना कहता है कि भाई हम अच्छा इसके थ्रू प्रोडक्शन। हमारे यहाँ एक शौक है लोगों को कि हमारा डॉलर मजबूत हो जाए। डॉलर मजबूत होने का, अगर आप इस वक्त जो है वो 280 के ऊपर है, अगर फॉर एग्जाम्पल 200 पे हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? पहला नुकसान होगा एक्सपोर्टर का। एक्सपोर्ट आप वैसे ही वो नहीं है, आप और आपके 30% मार्जिन और कम हो जाएंगे। 30% मार्जिन ही 5-10% होते हैं, आप फारिग हो जाएंगे। फिर कौन लोग हैं जो बेचारे सऊदी अरब के अंदर और जो यूएई के अंदर जो आपके वर्कर्स हैं वो जो पैसे भिजवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो अमीर लोग गए हुए हैं अमेरिका में वो वहीं टैक्स देके फारिग हो जाते हैं। जो गरीब आपको अपनी की फैमिली जहाँ बैठी वो पैसे भिजवा रहे हैं, तो आप उनको पैसे नहीं देंगे। दो कमाऊ पूछ है, उनको नुकसान होंगे। और फिर पाकिस्तान का जो अमीर तबका यहाँ बैठा हुआ है, वो जिसको इंपोर्टेड चीज़ें खाने का शौक है, वो और चीज़ें यूज़ करेगा और पेट्रोल यूज़ करेगा। तो बात ये हो रही है कि एक्सचेंज रेट के बारे में हमारा ये ख्याल होता है कि हम नीचे चले जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा काम ये है कि हम अपनी जितनी इंपोर्ट कर रहे हों उतनी इंपोर्ट करें जितनी एक्सपोर्ट करें। अगर उतना कर लें तो हम 4 साल में अपने कर्जे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं पहली बात आपको ये बता दें कि इसमें एक तो इंटरेस्ट रेट को हमने ख़त्म किया कि इंटरेस्ट ये 20%, ये अपनी पॉलिसी है। ये कोई समझा होता है कि हमें ज़रूरी देना है, ज़रूरी नहीं देना। बाहर का जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर देना है, अंदर का इंटरेस्ट है आपकी पॉलिसी के ऊपर है। अगर आपने पॉलिसी रेट आज आप 20 से 5% कर देंगे या 0 कर देंगे तो आपको बहुत सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक मसला होता है कि मनी सप्लाई को कैसे रोके, वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी जो इस बजट के अंदर बात की गई है वो ये कि प्रोटेक्शन। अभी आप गरीबों पे कितना खर्च कर रहे हैं? 3%। हम ये बात बता रहे हैं कि तकरीबन 29% वो, और हेल्थ एजुकेशन भी सिर्फ गरीबों को ही जाना चाहिए। तो आप 45-50% अपना जो है जितना आपके पास आ रहा है वो आप गरीबों पे खर्च करें, ताकि वो उठें, उनकी फैमिली जो है वो कुछ करके दिखाएं और पूरा पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। तो मतलब मसाइल हैं, ये सिर्फ पॉलिसीज़ के मसले होते हैं कि क्या आपको पॉलिसी आप अपनाएं जिसके नतीजे में जो है चीज़ें बेहतर हों। तो मैंने आपको बताया कि हमारा टैक्स रेट बोसीदा भी है, रिग्रेसिव भी है, इतने उसमें इश्यूज़ भी हैं जो आप किसी सेल टैक्स कंसल्टेंट से पूछेंगे। इनकम इतने केसेस चल रहे हैं। मतलब एक केस मुझे पता है कि एक सिंध गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, उस पर कोई 1 ट्रिलियन रुपए के जो है वो केसेस हुए हैं, और वो 30 साल से चल रहा है। वो सिंध की जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, 30 साल से चल रहा है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशन की हुई है, इतनी प्रॉब्लम, बुकला के मज़े हो रहे हैं, कंपनीज के वो हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। और बकिया बड़ी कंपनीज तो खैर इस तरह कर लेती है, छोटे जो बिजनेस हैं वो क्या कहते हैं, पैसे खिला पिला के फारिग कर देते हैं। आप अमीर अच्छी से बड़ी दुकान के पास जाएंगे, वो नहीं दे रहा होगा। तो अब अगर आप गरीबों का हक अदा नहीं करेंगे, और उसका हक अदा करने का तरीका क्या है, इस्लाम ने तो एक ही तरीका बताया कि ज़कात करें, हम नाफिज करें। तो ये हमें समझने की बात है कि हमारे पास नुस्खा कीमिया है जिसको हम ना लोगों को बता पा रहे हैं, ना मेन स्ट्रीम के अंदर है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर में ये मसला है। अभी पिछले दिनों जो अमेरिका का वो हो रहा था, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसमें 2 जो उनके कैंडिडेट्स थे जिनके बाद पीछे खासी सपोर्ट थी मुसलमानों की, बर्नी सैंडर्स और वो जो एलिजाबेथ वारन, दोनों ने ना, एलिजाबेथ वारन ने एक वेल्थ टैक्स का कंसेप्ट दिया था कि 2% और 3% का। तो मैं हैरान था कि पाकिस्तान इस्लाम ने 2.5% दिया, उससे उसके करीब कितने पैसे जमा करेंगे, गरीबों को कैसे हम देंगे ये।
और अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई बड़ी मशहूर बुक पढ़ें जो इस वक्त 20वीं सदी की यानी पिछले 10-15 साल में, तो वो कैपिटल इन द 21st सेंचुरी है। उसमें भी उसने यही प्रपोज किया है कि आप एक वेल्थ टैक्स लगाएं जिसके थ्रू आप अपने मसाइल हल करें। हमारे पास ये तरीका है, हमने उसको चॉइस पे छोड़ा हुआ है कि भाई हम तो उससे बात ही नहीं करें, हम सिर्फ इंटरेस्ट से बात करके, और इंटरेस्ट भी बड़ा एक महदूद उससे बात करके ख़त्म कर देते हैं। तो इसको आपको मेन स्ट्रीम में इस इशू को आना चाहिए, इसको लोगों को पता चलना चाहिए कि देखिए अगर ये कोई इकोनॉमिक्सों का बैठा लेंगे ना, हर इकोनॉमिक्स किसी बात पे अख्तलाफ ही करता रहेगा, कोई कहेगा ये करो या ना करो। टीवी पे बैठ के देख लें, आप आपस में अख्तलाफ ही करते रहते हैं। 300 साल से अभी तक इस बात पे वो नहीं हो पाया कि भाई गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्री मार्केट वाले कहते हैं कि सिवाय लॉ एंड ऑर्डर के और क्या कहते हैं मनी सप्लाई के, जुडिशरी के, इन 3 चीज़ें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट करती है ख़राब करती है। अमेरिका के मशहूर सदर रैगन वो कहता है कि सबसे ख़राब जुमले ये होते हैं कि मैं गवर्नमेंट से हूँ और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तो उसके ख्याल में सबसे ख़राब जुमले ये हैं, इसका मतलब है कि आपकी मुसीबत आने वाली है। तो फ्री मार्केट वाले तो ये कहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई क्या कहते हैं सेहत का निज़ाम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस पर भी इत्तेफाक नहीं है। लेकिन जो कुरान का जो बात बताई उस पर हमें 100% पता होना चाहिए कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, उस पर हमें काम करना चाहिए, उसका किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या उसका पोटेंशियल है। हम इस पे तैयार होते हैं कि भाई हम टैक्स, इसको जालिमाना टैक्स नबी करीम ने कहा है, उसको हम देने को तैयार होते हैं। लेकिन हम जो चीज़ लाजमी करने को कहा है उस पर हम कोई बात नहीं कर रहा होता। और अक्रॉस पाकिस्तान यही पोजीशन है कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मतलब उलमा से आप इस्लामिक बैंकिंग में बात कर लेंगे, लेकिन आप जिस इस्लाम का सुतून है, जिस पे खड़ा हुआ है इस्लाम, उस पर बात नहीं होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। क्वेश्चन ले लेते 2-3। सूद का खात्मा, देखिए मैंने आपको बताया ना कि अगर आप सूद का खात्मा क्या है, सूद का खात्मा एक तरीका ये है कि एक आपने आप क्या समझते हैं, इसमें मीज़ान बैंक है वो सूद के खात्मे के साथ है, क्या समझते नहीं है? अच्छा, उसमें यह है कि उन्होंने यानी कोशिश ट्रांजैक्शन को ना ज़ाहिरी तौर पे कुछ चीज़ों में के इम्प्रूव किया है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल जो एक एसेट आप ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपने एसेट जो है वो ले लेते हैं और आप उसकी किस्तों में प्राइस पे करते हैं, और वो करंट प्राइस से ज़्यादा होती है। उसको 99% उलमा सूद नहीं कह रहे होते कि आपने क्योंकि आपने जिसे इजारा कहते हैं या मुशारका कहते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग में कुछ चीज़ें तो उन्होंने की हैं अच्छी, और कुछ जगह पे वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो असल इस्लाम का मकसद है ना वो ये नहीं है, वो ये है कि आप जो बेसिक इस्लाम की पॉलिसी कुरान की है कि दौलत सिर्फ अमीरों में ना गर्दिश करती रहे, उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर पा रहे ना इस्लामिक बैंक, क्योंकि उनका भी जो है वो प्रॉफिट रेट स्टेट बैंक के रेट के साथ लिंक्ड है। अगर वो क्या कहते हैं कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके नीचे जो अंडरलाइंग आप जाके देखेंगे कैलकुलेशन कैसे होती है, तो स्टेट बैंक के रेट के साथ होती है। तो हम ये बात ये कर रहे हैं इसमें कि जी स्टेट बैंक क्यों 20% रेट रख कर बैठा हुआ है दुनिया भर में, यानी पूरे अमेरिका में बहुत शोर मच रहा है, तो 5% इंटरेस्ट रेट है, यहाँ 20% इंटरेस्ट रेट बैठा हुआ है। सारा पैसा जो आ रहा है वो इंटरेस्ट में दिए जा रहे हैं। मतलब एक ऐसी बोरी है, इसे ऊपर से पैसा डाले जाओ, नीचे से गिरता जा रहा है, और ये पैसा बाहर नहीं जा रहा, ये खातेदारों को जा रहा है। अगर कि आप में से किसी के पास बैंक में फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए पड़े हुए हों, तो साल पहले अगर उसको मीज़ान बैंक जो है वो 6,000 देता था, अब वो 12,000 दे रहा होगा। तो किन लोगों के पास जा रहा है, जिनके पास पैसा है उन्हीं को और दिए जा रहे हैं, उससे मनी सप्लाई भी बढ़ रही है। तो मैं आपको ये बता रहा था बिल्कुल, देखिए जहाँ विल है, जहाँ आप इसके लिए तैयार हों, वहाँ तो वहाँ तो आप इंटरेस्ट खत्म कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि 0 रेट पे लेके जाएं आप। तो दूसरा सवाल ये होगा कि जी बैंक तो लोन देना शुरू कर देंगे खटाखट, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि इस्लाम में अमानत का कंसेप्ट है, ये नहीं है कि मैंने आपके पास रखवाएं, आपने आगे लोन दे दिया। लोन सिर्फ आप वही दे सकते हैं जो मैंने आपको रखने के लिए दिया। जैसे मैंने आपको 1 साल के लिए दिया कि आपने बैंक में है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट वो करेगा और उसमें वो प्रॉफिट लॉस पे शेयर कर लेगा। तो निज़ाम तो हो सकता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% रिजर्व, ये मैंने नहीं बताया, अमेरिका का सबसे मशहूर जो यानी मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है वो 100% रिजर्व का कायल है। वो कहता है कि प्राइवेट बैंकों को इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए इस तरह से लोन एक्सटेंड करने की। तो मैं अगर बात बताऊँ, लेकिन हमें तो अपने दीन पे यकीन होना चाहिए ना। दीन में क्या है कि आप सूद पे काम ना करें। ऑल्दो कि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि सूद जो है ना सब पूरी दुनिया के अंदर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यानी आप कहीं भी चले जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, इस वक्त 8% 10% इन्फ्लेशन होगी, इंटरेस्ट रेट 5% है। बल्कि 1990 से लेके 2020 तक इंटरेस्ट रेट उनका 1% रहा है। यानी आप सोचें कि एक बंदा जो है जिसको 30 साल से जॉब कर रहा है, वो अपनी वहाँ पे रिटायरमेंट के लिए लोग पैसे जमा करते हैं ना, तो आपने अगर 100 रुपये 30 साल की उम्र में रखवाए हैं, तो 60 साल की उम्र में आपको 130 रुपये मिल जाएंगे। इतना कम रखा हो, और उस इंटरेस्ट उस लोन को बड़ी कंपनियां लेती थी, बड़ी कमाती थी। तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने 0 पे रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने
फ़ायदा उसमें अमीरों को जा रहा था, उससे दौलत कंसनट्रेट ही हो रही थी। तो हम ये बात ये कर रहे हैं, एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट आप जीरो पे लाएं, मगर जो पैसा आप बैंक लगाएं वो प्रॉफिट लॉस की बेसिस पे शेयर करें। और मैं आपको बताऊँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी भी 40 साल पहले अमेरिका में जो कंपनीज थी उनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि 70-80% जो उनका कैपिटल हुआ करता था, यानी शेयर्स हुए, और 20-25% डेट होता था। आजकल उल्टा हो गया कि सारी कंपनी डेट उठाती हैं और कैपिटल में नहीं शेयर। उससे नुकसान क्या होता है कि जब अच्छे हालात होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है, और सारा पैसा जो मालकान को चला जाता है। और जब हालात ख़राब होते हैं जैसे आजकल के हालात हैं, तो मालकान बैठे होते हैं, भाई कम बिजनेस कैसे बंद कर दें, क्या करें, इतना इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो ये पॉलिसी का मसला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। ये बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर आपने इस्लाम ने कहा है कि सूद को आप खत्म करें तो स्टेट बैंक को तो फारिग कर देना चाहिए। मतलब फारिग करने मतलब उसका काम ही नहीं होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली इकोनॉमिक्स ये समझते हैं ज़्यादातर कि भाई जितनी चीज़ें आप इन्वॉल्व करेंगे, जितनी चीज़ें आप चेंज करेंगे, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। और हम ये पाकिस्तान में देख रहे हैं, कभी रेट ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं, और उससे आप देखें पाकिस्तान में क्या हाल हुआ हो। एक वो टैक्स वाले बैठे हुए हैं, वो टैक्स ऊपर नीचे करते रहते हैं, और उससे फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। और ये मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये आप जितने भी इकोनॉमिस्टों से पूछेंगे वो यही बता रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें, हमारी बातें ना उनसे बड़ी इत्तेफाक भी रखती हैं। मैं बहुत दिनों पहले एक किताब पढ़ रहा था, वो इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने छापी थी, एनिमी इन द मिरर। उसमें वो किसी यहूदी खातून ने लिखी थी और सैयद कुतुब के ऊपर लिखी थी। उसने कहा था कई जगहों पे हमारी चीज़ें इत्तेफाक हैं। तो ये होता है कि आपको जब उनके भी आप फिलोसफर को जाके देखें तो कई जगहों पे बेसिक कोई बातें सही कर रहे होते हैं। वो भी ये कह रहे होते हैं कि भाई टैक्स रेट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, लो होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हो वहाँ भी यही रहा है कि सेल्स टैक्स, और यहाँ भी यही हो रहा है। तो हमें जो है, जो हम चीज़ें बता रहे हैं, वो दुनिया में बुक्स में जाएंगे तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन क्योंकि अमीर क्या चाह रहे होते हैं, उन पर टैक्स ना लग जाए। जैसे ही आप उन पर टैक्स लगाएंगे, वो शोर मचाना शुरू कर देंगे। पेट्रोल क्योंकि मर्सिडीज वाला सबसे ज़्यादा कर रहा होता है, तो उनके वो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा दी। और भाई गरीबों को तो खाने को नहीं मिल रहा। तो तुमसे अगर 150 रुपये का पेट्रोल है, आप अगर 300 कितना हो गया, 270 का है, तो 120 रुपये लेके आप गरीब को दें। आप जनरल क्यों कम कर रहे हैं? जो और IMF भी यही कह रही है। अच्छा, IMF कई जगह पर गड़बड़ करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट पे वो कहते हैं ये उनकी पॉलिसी दुनिया भर में, अमेरिका वाले भी बढ़ाएंगे इस पॉलिसी। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वो इंटरेस्ट रेट कहते हैं बढ़ाएं, ताकि जिन लोगों ने के बैंक में पैसे रखे हुए हैं वो, क्योंकि वहाँ पे मनी सप्लाई पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस बात पे वो भी यही कह रहे होते हैं कि भाई गरीबों का पैसे दें, टारगेटेड सब्सिडी हो। यहाँ सब्सिडी जो है वो पिछले दिनों नहीं, पिछली गवर्नमेंट ने 150 पे कर दी थी, तो पेट्रोल बुरा हाल हो गया था। नहीं, 8 है ज़कात के 8 मदादे। इन्नमल फुक़राउ क्या है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकिन। ये दो तो जो हैं वो बिल्कुल फ़ुक़रा और मसाकिन की डेफिनेशन में थोड़ा सा उलमा इत्तेफाक करते हैं, लेकिन 25% तो बिल्कुल गरीबों के लिए। फिर उसमें एक मद है डेट में, जो बहुत कर्जे में आ गए। एक गर्दन छुड़ाना का है, अगर आप कैदी फंस गए हैं आपके, तो अब आप कैदियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक मुसाफिर है, अगर आज मुसाफिर तो बड़े बड़े जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, तो होमलेस लोग भी तो बेशुमार हैं, आप उनको काउंट करेंगे। तो इस तरह के अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है मुआशरे के जो नीचे के लोग हैं उनके लिए। और हक कितना है, इमाम शाफई का ये है कि जो ज़कात जो दी जा रही है उनमें से सिर्फ 12.5% जो है ना, यानी 8% है। तो अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 12.5%, ये जो है वो आमिलीन का हक हो सकता है मैक्सिमम। हमारा क्या है कि हमारे सारा गवर्नमेंट ही खर्चा किया जा रही है, गरीब को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। देखिए मैंने दो चीज़ें कही। एक तो मैंने ये 3000, ये जो ऊपर की जो दो है ना, ये बिल्कुल ज़कात है, उशर ज़कात ही के किस्म है। तो ये जो मैंने एजुकेशन हेल्प बताया, मैंने भी ये कहा कि ये गरीबों के लिए ही होनी चाहिए। ये मतलब ये जनरल नहीं होनी चाहिए कि आप कहें कि बहुत ही कोई लम्स में जाके आपने पैसे दे दिए, IBA में पैसे दे दिए। ये पैसे भी आपको गरीब को देने चाहिए, तो गरीब इससे वो एजुकेशन, और क्योंकि पाकिस्तान को आगे तरक्की भी तो करना है, तो अगर आप एजुकेशन पे खासा, तो ये दोनों चीज़ें ज़कात से होती थी। फिर अगर आप डेट रीपेमेंट कर रहे हैं, मुल्क की डेट है, तो शायद वो भी किसी हद तक हो सकता हो। तो ये इस बारे में इख्तलाफ है कि गवर्नमेंट के जनरल खर्चे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें इस बात को हमें रखना चाहिए कि भाई ये जितना वो 12.5% है ना, वही बस आमरीन ज़कात का है, बाकी गरीबों का सभी का वो है। तो ज़्यादातर उलमा का ये ख्याल है इसमें। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नबी करीम के ज़माने में तो बैतुल माल से सारी चीज़ें होती थी। मतलब ये भी एक व्यू है। जैसे वो जावेद गांधी साहब का ख्याल है कि टैक्स होने नहीं चाहिए, सिर्फ ज़कात से सारे काम होने चाहिए। लेकिन ये कि ज़्यादातर उलमा का यही है, और मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा सही बात है कि गरीबों के लिए है मेनली।
अमीर से ले और गरीब को दो, इनकी हदीस भी है ना, गरीब से ले और अमीरों से लो और गरीब को दो। तो मेन तो वही है कैटेगरी। तो मैंने ऊपर के देखे ना, ये अगर ये दो चीज़ें नॉर्थ इंडियन, तो ज़्यादातर चीज़ें जो ऊपर की 2-3 चीज़ें हैं वो ज़कात ही का पोर्शन है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा, देखें मैंने कहा कि उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे मुशारका हो गया, इजारा हो गया, तो उन्होंने उसको कोशिश करके इस्लाम के, यानी जो कुछ जगहों पे, लेकिन जो ज़्यादातर जो बिज़नेस हो रहे होते हैं वो सिर्फ एसेट नहीं खरीद रहे होते, वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। बिज़नेस के लिए लोन नहीं दे पा रहे हैं वो। बिज़नेस के लिए जो वो, जैसे आपने एक एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है, उन्होंने आपको लैपटॉप, एक तरीका ये कि मैं जाके 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लूँ और देना शुरू कर दूँ बैंक को, बैंक में 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, 1,10,000। एक तरीका ये होता है कि मुझे वो बैंक मीज़ान बैंक किराए पे दे देगा, ये एसेट मेरा हो गया, अब मैं एसेट के पैसे दे रहा हूँ, 1 लाख दूंगा तो 1,10,000 ही, लेकिन वो एसेट, तो वो अगर आप ट्रांजेक्शन वाइज देखें तो वो आपको इस्लामिक ट्रांजेक्शन है, उसमें सूद नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने कीमत तय कर ली है। लेकिन वो कीमत तय कैसे होती है? वो कीमत तय ऐसे ही होती है कि जो स्टेट बैंक के जनरल रेट होते हैं उसी पे वो 2-3% प्रॉफिट रख के कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो इस्लाम, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि 25% इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग हो गई है, हो सकता है 50% भी हो गई है, लेकिन इस्लाम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए वो नहीं कर पा रही कुछ। इस्लाम का ऑब्जेक्टिव है कि अमीरों में दौलत ना गर्दिश करती रहे, और कुछ जगहों पे बड़ा वो भी है, कुछ ढीला भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक ट्रांजेक्शन होती है, क्या कहते हैं, सुकूक आपको पता है क्या होते हैं? सुकूक होते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं ना। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो बॉन्ड्स चाहिए हो, अभी तो आजकल तो कोई पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है, वरना पहले जाके लंदन में जाके बॉन्ड्स इशू कर दिया करते थे, और क्योंकि सॉवरेन गवर्नमेंट है तो लोग कर्जा दे देते थे, रेट ज़्यादा हायर किया करते थे। अब यही चीज़ अगर आप सुकूक पर जाएंगे तो पहले आप कहेंगे कि पाकिस्तान में कौन सा कोई भी एसेट आप चूज़ कर लें, सफारी पार्क है एक एसेट, ये एक एसेट हो गया, इसको हम आज की तारीख में लंदन के बॉन्ड होल्डर को बेच देंगे, एक एग्रीमेंट हो गया। 5 साल बाद, जितना लोन का पीरियड है, 5 साल बाद दोबारा खरीद लेंगे, 2 एग्रीमेंट हो गए। तीसरा एग्रीमेंट ये हो गया कि सफारी पार्क तो यहीं बैठा हुआ है, तो उसका टेक केयर किसको करनी है? मालिक तो 5 साल वो है, तो एक एजेंसी एग्रीमेंट हो जाएगा कि जो आपको वो टेक केयर करनी है उसकी। सब कुछ हो गया। अब लंदन के बॉन्ड होल्डर को पैसे भी तो चाहिए ना, तो वो आपको 5 साल जो है के लिए वो किराए पे दे देंगे, जैसे इसका नाम होगा इजारा। लेकिन मसला ये कि वो इजारा जो है वो किस कीमत पे होगा? वो लंदन के लाइबोर रेट के ऊपर होगा। तो इफेक्टिवली कई जगहों पे आपने ऊपर से तो उसको लिबास पहना दिया है, एक्चुअली जो है वो आप जाके नीचे देखेंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गैर इस्लाम वो है, बहुत सारी मुफ्ती तकी उस्मानी ज़ाहिर है जितने मतलब वो हैं उन्होंने चीज़ें देखी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो इस्लाम का ऑब्जेक्टिव है ना कि गरीबों को उठाओ, गरीबों के मसले हल करो, वो नहीं हो पा रहा है इस्लामिक बैंकिंग में। अगर आज आप जाके हबीब बैंक में रखवाएं पैसे तो भी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मीज़ान में रखवाएं हो सकता है 18% 15% ना मिले, आपको 14% मिल जाए। तो मतलब ये कि अब इस हालत में कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, और पैसे दे कौन रहा है? गवर्नमेंट दे रही है ज़्यादातर, क्योंकि सबसे हम मैंने को बताया ना कि हम जो डिपॉजिट रखवाते हैं उसमें 75% गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कितनी है? गरीबों की, उनको पैसे ही नहीं मिल रहे, तो वो दिए जा रहे हैं इंटरेस्ट। तो मेरा फ़र्क है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है इस्लाम के वो नहीं पूरे हो पा रहे। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए इसमें फ़र्क है, हेल्थ कार्ड की स्कीम या जो इन्होंने मुफ्ती इस्माइल ने बीच में कहा था कि हम स्कूलों के लिए वाचर दे देंगे, इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है कि हम खुद नहीं बनाएंगे अपने स्कूल, खुद हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, हम गरीबों को पैसे दे देंगे और वो जाके खुद जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें चले जाएँ। वो तो हेल्थ कार्ड में ये था कि या जो वाचर्स की बात हो रही है, हेल्थ कार्ड में ये था कि वो जनरल वार्ड के अंदर आप सिर्फ जा सकते थे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान का टोटल हेल्थ बजट है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए का है, सारे सूबों को मिला लेना, क्योंकि हेल्थ का जो शोबा है वो डिवॉल्व हो चुका है, एजुकेशन का भी। और हेल्थ कार्ड पे जो साहब उनके हेड थे वो हमारे जानने, मतलब उनसे वाकफियत भी मेरी, तो पूरे पाकिस्तान को अगर हेल्थ कार्ड मिल जाता है तो 200 अरब रुपये का खर्चा था उसको, आज ज़रा इन्फ्लेशन बढ़ के 300 अरब हो जाएगा। तो सारा आपका ओपीडी, यानी ओपीडी को आप हटा दें, हॉस्पिटलाइजेशन जितनी थी उसमें कवर्ड थी। उसमें होता ही क्या था कि हाँ गवर्नमेंट प्रीमियम पे करती थी, लोग कहीं भी चले जाएँ उसमें, लेकिन अमीर लोग नहीं जाते थे उसमें। जैसे कि अमीर को तो जाना है आगा खान के अंदर और उसको तो जाना है प्राइवेट उसके ऊपर, तो वो तो वहाँ तो जनरल वार्ड में आपको जाना पड़ेगा। तो मतलब है कि हेल्थ कार्ड में बहुत अमीर लोग नहीं फ़ायदा उठा रहे थे। ये आपकी बात सही है कि अगर उसमें से मिडिल क्लास कर रही थी तो वो ज़कात वाले उसमें जा सकती है, नहीं जा सकती, ये एक बात हो सकती है। लेकिन जितना ज़्यादा उसमें उससे हो क्या रहा है, जब आप गवर्नमेंट ना मरीजों को भेजती थी तो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल बनाना भी शुरू कर देता है,
क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट को हर जगह हॉस्पिटल बनाने में, आप देखें गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें गड़बड़ें ज़्यादा हो रही होती हैं ना। तो प्राइवेट सेक्टर अगर चीज़ें बनाए और गवर्नमेंट जो है वो उनको मतलब वो करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बैतुल माल सिस्टम तो देखिए गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है ना, गवर्नमेंट की ट्रेजरी, इसे बैतुल माल सिस्टम कहते हैं। गवर्नमेंट की ट्रेजरी क्या होती है? गवर्नमेंट के पास जितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, ये क्या, ये ट्रेजरी कहते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहलाता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यही बैतुल। अब मसला ये है कि नाम तो बैतुल माल है, मगर बैतुल माल से अच्छे काम होते होंगे, अब इंटरेस्ट पे होता है। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट या आप कहेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस हिसाबदार है, क्या ये बैंकिंग का तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर है, कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसे ले कहाँ से रहे हैं और दे कहाँ रहे हैं। ले कहाँ से रहे हैं? एक ख़राब टैक्स सिस्टम से ले रहे हैं, मुसीबत डाली हुई है जिसने। दे कहाँ रहे हैं? इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो बैतुल माल नाम रखने से तो कुछ नहीं, बैतुल माल आप इसको भी कह सकते हैं, माल है और उसका घर है। लेकिन आपको ज़कात का निज़ाम दीन के मुताबिक है, ये देखना ज़रूरी है।